हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द लाइव सेशन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दिस इज रंजन, आप देख रहे हैं बीडब्ल्यू की एक क्लास और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अबाउट आवर मॉड्यूल नंबर 3, थर्ड मॉड्यूल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास विदाउट एनी डिले। वेरी गुड आफ्टरनून विनय, दिनेश, मनीष, रंजन, विवेक, दीप्ति, स्मृति, आप सभी स्टूडेंट्स को वंस अगेन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम ऑन दिस क्लास। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मस्त टाइप से। सो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो पिछली क्लास में भाई हम लोग पढ़ रहे थे मॉड्यूल नंबर 3 में टर्म्स यूज्ड हम लोगों ने देखा था और मैग्नेटिक लीकेज, फ्लक्स एंड फ्रिंजिंग जो था उसका पार्ट हम लोगों ने देखा हुआ था। ठीक है, थर्ड मॉड्यूल यहीं से कंटिन्यू करते हैं आगे। मैग्नेटिक सर्किट्स। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स और इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्रिंजिंग। ठीक, शॉर्ट में अगर जल्दी से मैं आपको समराइज करके बताऊं तो मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स में हम लोगों ने ये समझा था कि फ्लक्स का लीकेज होने का मेन कारण ये होता है कि जो एक्सटर्नल मीडियम है हमारे पास, जैसे एयर है या वैक्यूम है, ये किस तरह से एक्ट करता है। इट एक्ट्स एज अ वेरी पुअर कंडक्टर बट स्टिल इट इज अ कंडक्टर। भले ही पुअर है लेकिन है तो कंडक्टर ना। तो कंडक्टिंग नेचर होने की वजह से प्रॉब्लम यह था कि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स वहां से अपनी सर्किट पूरी कर लेता था, जो हमारे दिए हुए फेरोमैग्नेटिक पाथ से नहीं ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स कभी भी आपके काम नहीं आएगा, है ना। आप उससे ईएमएफ बनाने जाएंगे तो कभी ईएमएफ क्रिएट ही नहीं होगा उससे। क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल फील्ड में ही अपनी सर्किट पूरी कर लिया। ऐसे केस में आप क्या बेटर आपके पास ऑप्शन है, क्या बेस्ट ऑप्शन आपके पास पॉसिबल है? तो भाई देखिए, हाइपोथेटिकली अगर बात करें तो हम ये लीकेज को रोक सकते हैं एक काम करके कि एयर की कंडक्टिव नेचर को खत्म कर दें। मतलब एयर की कुछ ऐसे कंडीशनिंग करें कि उसकी रिलक्टेंस जो है वो इनफाइनाइट हो जाए, है ना। उसके अंदर की जो रिलक्टेंस है इट शुड बिकम इनफाइनाइट, और ऐसा होने के लिए उसकी म्यू आर को 0 होना पड़ेगा। तो हम ये चीज जानते ही हैं कि इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, है ना। ये पॉसिबल ही नहीं है, परफेक्ट इंसुलेटर होता ही नहीं है मैग्नेटिक सर्किट्स के लिए। तो इस वजह से ना तो म्यू आर को हम वहां 0 कर सकते हैं, ना एस को इनफाइनाइट कर सकते हैं, और ना लीकेज को फुल्ली स्टॉप कर सकते हैं, बस कम किया जा सकता है ना। सो लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी रिड्यूस्ड। कैसे? जो कंडक्टिंग पाथ आपने क्रिएट किया हुआ है या जो फेरोमैग्नेटिक पाथ आपने क्रिएट किया हुआ है उसको ज्यादा बेटर क्वालिटी का क्रिएट कर दीजिए, वहां पे म्यू आर हाई कर दीजिए, रिलक्टेंस को और रिड्यूस करना है। ठीक है, ठीक है। तो ये था शॉर्ट सा रिवीजन अबाउट मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स। अब कल की क्लास में हम लोगों ने फिर लिखा कि मैग्नेटिक फ्रिंजिंग क्या होता है। ठीक है, तो फ्रिंजिंग एक बार जल्दी से मैं आपको बता दूं, लिखने का पार्ट तो आपका कंप्लीट हो चुका है, सीधे समझते हैं इसके बारे में। और मैग्नेटिक फ्रिंजिंग लिख चुके हैं इसके बारे में सब कुछ, बस समझते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। कुछ काम की चीज लगेगी तो लिखेंगे, अदरवाइज सिर्फ समझेंगे। तो मैग्नेटिक फ्रिंजिंग में आपको यह समझ में आया कि ये एक ऐसी कंडीशन है ना। मैग्नेटिक फ्रिंजिंग एक इस तरीके की कंडीशन है कि जब एक कंटिन्यूअस मैग्नेटिक पाथ को अगर मैं बीच से ब्रेक कर दूं या साइड से किसी भी एक जगह से ब्रेक कर दूं, एक कंटिन्यूअस मैग्नेटिक सर्किट है ये, है ना, एक कंटिन्यूअस मैग्नेटिक सर्किट है ये, और इस पे अगर मैं अज्यूम कर लूं कि कुछ n नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स की वाइंडिंग हो रखी है ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, ऐसा कुछ n नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स का वाइंडिंग करके रखा हुआ मैंने, है ना। अभिषेक, वेरी गुड आफ्टरनून डियर। रंजन ने पूछा कि सर यदि पाथ की विड्थ को इंक्रीज कर दें तो फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स पे क्या असर होगा? देखिए, अगर आपने फेरोमैग्नेटिक पाथ की विड्थ को इंक्रीज कर दिया, विड्थ इंक्रीज करने का मीनिंग सिंपल सा यही है कि आप क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया रिलक्टेंस से इनवर्स प्रोपोर्शन पे चलता है, मतलब उल्टा मैं बोल रहा हूं, एरिया से इनवर्स प्रोपोर्शन पे चलता है रिलक्टेंस। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जब आप बढ़ाएंगे तो आपकी जो मैग्नेटिक पाथ है जो आपने बना के रखा है उसकी रिलक्टेंस घटेगी, और रिलक्टेंस घटेगी तो ज्यादा फ्लक्स का ट्रांसफर वो करेगा। अगर वो ज्यादा फ्लक्स का ट्रांसफर करेगा तो वो मतलब यूजफुल फ्लक्स की मात्रा बढ़ रही है, और इसका मतलब लीकेज फ्लक्स क्या होगा? घटेगा। ठीक है, यही उसका इफेक्ट होता है। वेरी गुड आफ्टरनून तारिक। ठीक है, हाँ राहुल, लाइव का मजा अलग रहता है ना।
चलिए, तो मैग्नेटिक फ्रिंजिंग समझते हैं। तो मैग्नेटिक फ्रिंजिंग की कंडीशन ये हुई कि अगर हमारे पास ऐसा कोई मैग्नेटिक सर्किट है और सडनली हमने क्या किया कि उसको बीच से कट कर दिया, है ना, उस सर्किट को हम लोगों ने कट कर दिया बीच से। तो अब ये कट करने से क्या क्या इफेक्ट हो गया भाई? देखिए, अब अगर सपोज कर लीजिए कि इसको मैं कट कर देता हूं लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। इसको जैसे ही मैंने कट किया, इनके बीच में क्या आ गया भाई? यहां से कोई फ्लक्स ट्रेवल कर रही थी पे, इनिशियली यहां पे कोई फ्लक्स बन रही थी। अगर मैं यूजफुल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा हूं, यूजफुल मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आपको दिख रहा होगा फाई यू, यूजफुल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहां से क्रिएट हो रही थी, ठीक। क्या कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया भी था इसका? बिल्कुल था, इतना क्रॉस सेक्शन एरिया था इसका। दिस वॉज द एंटायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, है ना, ये एरिया था। सपोज कर लीजिए इसको मैं ए से डिनोट कर लेता हूं, इफ दिस इज डिनोटेड विथ ए, या A1 लिख लेते हैं। इनिशियली ये क्रॉस सेक्शन एरिया यानी इतनी थिकनेस का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फ्लक्स आपके सर्किट में ट्रेवल कर रहा था, ठीक है। जैसे ही ये वाला कंडीशन में लेके आया, जैसे ही ये कंडीशन में लेकर के आया, तब क्या हुआ? हाँ, कल वाला भी पूरा पॉइंट अभी देखेंगे रंजन, है ना, पूरा पूरा रिवाइज करेंगे मस्त से, तब तो मजा आएगा। फ्रिंजिंग का इफेक्ट तक मैं आप लोग को लेके आ रहा हूं, पहले उससे पहले बेसिक समझ लेते हैं फ्रिंजिंग हो कैसे रहा है। तो मैंने क्या किया कि एक अच्छा कंडक्टर रखा हुआ था, ये बढ़िया सा फेरोमैग्नेटिक कंडक्टर था, मतलब इसकी म्यू आर वॉज हाई, मान लेते हैं इसकी म्यू आर 1800 है, ऐसा कल मैंने बोला था आपको कि इसकी म्यू आर की वैल्यू 1800 है, यानी बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, रिलक्टेंस की वैल्यू कम होगी। हाँ, कुछ फ्लक्स यहाँ से लीक जरूर हो रहा होगा, तो उसको अभी ध्यान में देने की जरूरत नहीं है, ये अभी हमारे काम का फ्लक्स नहीं, इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। हम किसके बारे में बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट फाई यू। अब जो यूजफुल फ्लक्स आया और हमने अगर पाथ को बीच से ब्रेक कर दिया, देन व्हाट विल हैपन हियर? जैसे ही जिस मोमेंट पे आपने इस पाथ को ब्रेक किया, इन दैट केस यहां पर जो मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है, नाउ दैट इज एयर या वैक्यूम, इस जगह पे क्या होगा? मीडियम, यहां पर मीडियम की तरह होगा सर एयर और वैक्यूम। अब चाहे आप एयर को यूज करिए एज अ मीडियम या वैक्यूम को यूज करिए एज अ मीडियम, फॉर बोथ द केसेस म्यू आर की वैल्यू कितनी जाएगी? 1। दोनों ही केसेस में म्यू आर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1। हियर द वैल्यू ऑफ म्यू आर इज इक्वल टू 1। सो इनिशियली जो फ्लक्स जिस जगह से ट्रांसफर हो रहा था, उस जगह की म्यू आर कितनी थी? 1800, और बाद में जब एयर या वैक्यूम में ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब पहुंचा तो इसकी म्यू आर घट के हो गई है कितनी? 1। तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द टू मीडियम, मैग्नेटिक फ्लक्स तो बाउंडेड नहीं है ना कि वो इतने ही एरिया से ट्रेवल करे, उसके लिए तो पूरा एयर भी कंडक्टिव जोन ही है, बस रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फ्लक्स जो है वो घट जाएगा। तो भाई ये बाउंडेड भी नहीं है कि उतने एरिया से ही ट्रेवल करे, आइडियली उसको इतने से ही ट्रेवल करना चाहिए था, सेम एरिया से, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली ये तो आसपास की एयर का भी इस्तेमाल करेगा ट्रांसफर होने के लिए, ये ओवरलैप तो करेगा नहीं ना, ये तो फ्रीली ट्रेवल करेगा। तो ये क्या करेगा? अपने आसपास की एयर को भी यूज करेगा फॉर द ट्रांसफर ऑफ फ्लक्स फ्रॉम दिस मीडियम हैविंग हायर रिलेटिव परमिबिलिटी टुवर्ड्स द मीडियम हैविंग लोअर रिलेटिव परमिबिलिटी। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अब आपको दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये ज्यादा एरिया का यूज कर रहा है। दिस इज द इंक्रीज इन एरिया फॉर द ट्रांसफर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां पे अब आपको दिखेगा कि एक नया एरिया हमको मिल रहा है, एरिया A2। फ्रिंजिंग की वजह से एरिया जो है वो बढ़ रहा है, और फ्रिंजिंग होने की वजह से एक और चीज हो रहा है, दो इफेक्ट कल हम लोगों ने लिखा हुआ था कि ड्यू टू फ्रिंजिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको लिखिएगा मत, ये आप लोग लिख चुके हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीजेस, क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीजेस। और दूसरा इफेक्ट, सिंस B is equals to flux per unit area, therefore B reduces। यही दो इफेक्ट होते हैं फ्रिंजिंग के, मैग्नेटिक फ्रिंजिंग के यही दो इफेक्ट होते हैं। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है उस हिसाब से आपको मैं इसका डिटेल बताता हूं, ठीक है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? पहला एक क्वेश्चन आता है,
मैग्नेटिक फ्रिंजिंग occurs at which part of conductor? है ना, एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन ये वाला आता है, इसको अलग अलग स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछता है, बट मुद्दे की बात यही रहती है जो इसमें पूछा जाएगा अभी, ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्रिंजिंग ऑकर्स एट विच पार्ट ऑफ अ कंडक्टर, इट्स एजेस, its surface, between the edges of two medium, between the surfaces ऑफ टू मीडियम। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर करना है। यहां क्वेश्चन से ज्यादा टफ ऑप्शन है, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन इज इजी, ये तो पढ़े हुए हैं आप लोग, बट ऑप्शन जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसको पूरे पॉइंट्स को समझते हुए आंसर करना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आंसर आप लोगों का आता है। अभिषेक ने लिखा बोथ एंड पर ज्यादा फ्रिंजिंग होगा। हिराग ज्योति ने लिखा कि सर इसको ऊपर दिखाइए। अच्छा ठीक है, अभी दिख रहा होगा। हिमांशु ने लिखा सी ऑप्शन, विवेक ने लिखा सी इज करेक्ट, राहुल ने लिखा सी ऑप्शन इज करेक्ट, ऋतिक ने लिखा डी ऑप्शन। मनीष सी ऑप्शन, अभिषेक सी ऑप्शन, साक्षी सी ऑप्शन, हिराग ज्योति। इसको नोट करने की नीड है नहीं, वैसे इसको नोट करने की नीड नहीं। हाँ, क्वेश्चन को लिख सकते हो आप। ये जो ऊपर 2 पॉइंट लिखा हुआ है तो है आपकी कॉपी में ना, थ्योरी फॉर्म में है, मैं तो शॉर्ट में लिखा हुआ है अभी। और देखें क्या क्या आंसर आता है। दीप्ति का आंसर है बी ऑप्शन, तारिक का आंसर है डी ऑप्शन, स्मृति का आंसर है सी ऑप्शन, निशांत सी ऑप्शन। सही क्या है, सही क्या है, सही क्या है? सी ऑप्शन मैक्सिमम लोगों ने किया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, जो फ्रिंजिंग अराइज होती है ना, इस कंडक्टर के आखिरी कोने से लेके इसका जो दूसरा पोर्शन है उसके बीच में, इन दोनों एजेस के बीच में यहां पर फ्रिंजिंग अराइज होती है। तो पहला ऑप्शन बोलता है बिटवीन इट्स एजेस, राइट, सही है। दूसरा ऑप्शन बोलता है इट्स सरफेस, नहीं सरफेस पर नहीं, ओवरऑल सरफेस तो ये पूरा जाएगा, फिर ये कंडक्टर का सरफेस तो ये सब है, तो क्या सब तरफ हो रहा है क्या? नहीं। तो ये बी ऑप्शन तो हटा ही दीजिए, पहले बी ऑप्शन को तो हटा ही देते हैं। बिटवीन द एजेस ऑफ टू, एक्चुअल में यहां बात है ज्यादा सही आंसर की, यहां सही आंसर मल्टीपल है, यहां पे मल्टीपल आंसर्स आर करेक्ट, बट ज्यादा करेक्ट आंसर खोजना है, इसलिए ये टफ लगता है, ठीक है, इसलिए ये टफ लग सकता है। तो सरफेस आपको लग सकता है एक बार के लिए कि हाँ ठीक है कि सरफेस पर, बट आप समझिए कि सरफेस ये पूरा है, इस चारों तरफ इसका सरफेस तो है ही। क्या पूरे सरफेस में फ्रिंजिंग होगा? नहीं, एज पे होगा। कौन से एज पे? जो रिलेटिव परमेबिलिटी लोअर वाला जो मीडियम है उससे जुड़ा हुआ जो एज है, उन दोनों के आसपास फ्रिंजिंग होगा। बिटवीन द एजेस ऑफ द टू मीडियम, बिटवीन द सरफेस ऑफ द टू मीडियम। तो सरफेस का एक पॉइंट गलत है तो सरफेस का दूसरा पॉइंट भी गलत है। सी ऑप्शन सही है क्या? एजेस को हटा देते हैं, एजेस वैसे सही है लेकिन हो सकता है इससे ज्यादा सही आंसर कुछ और हो, तो इसलिए अभी इसको रहने देते हैं, अभी इसको करेक्ट नहीं लिखता हूं मैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। बिटवीन द एजेस ऑफ द टू मीडियम, अब समझिएगा एयर गैप यहां से शुरू हुई है तो इसका एज, ठीक है, एयर गैप इसी जगह से शुरू हुई है तो इसका एज, इसका एंड, और यहां पे ये कंडक्टर खत्म हुआ है तो इसका एंड, इनके बीच में फ्रिंजिंग होती है। तो एक्चुअल में इस पूरे जगह पे फ्रिंजिंग हो रही है। बिटवीन द टू एजेस ऑफ द सेम कंडक्टर या कंडक्टर हैविंग हायर रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है, तो इसके एज से फ्रिंजिंग होना शुरू हो जाती है। तो बिटवीन द टू मीडियम का एजेस बोलना सही रहेगा या नहीं रहेगा? बिटवीन द टू मीडियम का एजेस बोलना सही रहेगा या नहीं रहेगा? नयन ने आंसर दिया डी ऑप्शन, जितेंद्र ने आंसर दिया कि डी ऑप्शन, ठीक है, बिटवीन द सरफेस ऑफ द टू मीडियम। ये दो मीडियम है, दोनों के सरफेस पर। तो एक्चुअल में सरफेस बोलने का मतलब है इस पूरे का चारों तरफ का सरफेस हम इंक्लूड कर सकते हैं ऐसे में, ठीक है। तो थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म हो जाएगा और थोड़ा करेक्ट फॉर्म देखना है, एजेस ऑफ द टू मीडियम। तो बिटवीन द एजेस
ऑफ द टू मीडियम, या तो सी ऑप्शन सही होगा या ए ऑप्शन सही होगा। अब जरा सोच के आंसर आप लोग बताइए कि सी और ए में से किसको सही बोलते हैं। है ना, सी और ए ऑप्शन में से सही आंसर क्या है? अच्छा, कल आप अटेंड नहीं कर पाए थे, ठीक है, कोई इशू नहीं है चुनेश्वर, मैं बता दूंगा, है ना। फ्रिंजिंग एक बार मैं स्टार्टिंग का और फिर से बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो क्लियर है, एकदम सिंपल सा थिंग है कि बिटवीन द एजेस ऑफ द टू मीडियम्स, इनके एजेस पर फ्रिंजिंग जो है वो कंस्टिट्यूट होती है, ठीक है, बिटवीन द एजेस ऑफ द टू मीडियम, ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। ये एजेस जो शुरू में लिखा हुआ था ये भी आपको सही लग सकता था, दिस इज राइट। ठीक है, दिस इज राइट। ए ऑप्शन का सही लगना कोई गलत नहीं है, मतलब आपने अगर ए ऑप्शन भी सोचा है तो वो इक्वली करेक्ट है, लेकिन इससे ज्यादा करेक्ट जो है वो सी ऑप्शन को बोल सकते हैं क्या, बिटवीन द एजेस ऑफ द टू मीडियम। भाई देखिए एयर यहाँ पे, एयर का एज तो यहाँ पे, तो क्या इतने ही पोर्शन में फ्रिंजिंग हो रही है या इतने ही पोर्शन में फ्रिंजिंग हो रही है क्या? नहीं, ये एज पे फ्रिंजिंग हो रही है भाई, ठीक है, एज पे फ्रिंजिंग हो रही है और एज से पूरा सब जगह फ्रिंजिंग हो रही है। फिर तो एज बोलना ज्यादा करेक्ट रहेगा एज कंपेयर टू सी। दो मीडियम के एज बोलने से, आप सपोज कर लीजिए, एक कंडीशन को समझिएगा, अगर कोई आपको बोले कि भाई जहां ये खत्म हो रहा है यहीं से एयर शुरू हो रही है ना, तो यही तो इसका एज हो गया, इसका एज तो यही है, और ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था इसका भी एज यही है। क्या इन दोनों के एज के बीच में हो रहा है क्या? नहीं, इस एक मटेरियल के एज से लेके दूसरे मटेरियल के पूरे पोर्शन के अंदर तक फ्रिंजिंग हो रहा है, मतलब इस मटेरियल के एज पर फ्रिंजिंग हो रहा है, इस मटेरियल की एज से फ्रिंजिंग शुरू हो रहा है और चारों तरफ फिर ऑकर हो रहा है। तो अब बताइए कि ए और सी में से इसको भी आंसर आप बोल सकते हैं, इसको भी आंसर बोल सकते हैं, ज्यादा एक्यूरेट कौन सा वाला है? ठीक है, ज्यादा सही कौन सा वाला है? मैंने इसीलिए दोनों ऑप्शन पे आंसर लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज जो है वो ऐसे ऑप्शन को देख के आपको कंफ्यूज करना बहुत आसान है, ऐसा ऑप्शन दे के आपको कंफ्यूज करना बहुत ही सिंपल है। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरा क्लियर रहना चाहिए बिटवीन द टू मीडियम्स या सिर्फ एज, ज्यादा सही आंसर कौन सा है, विच पार्ट ऑफ द कंडक्टर। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, मैग्नेटिक फ्रिंजिंग ऑकर्स एट विच पार्ट ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर के रिस्पेक्ट में अगर आपसे पूछा कि कंडक्टर के किस हिस्से में होता है, तो कंडक्टर के तो एज पे होता है। नहीं विवेक, इसके चांसेस कम है। विवेक ने पूछा कि सर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन ऐसा साथ में दिया जाएगा क्या? चांसेस कम है, लेकिन आपको ऐसा कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, पॉसिबल है, मतलब आप कोई मना नहीं कर सकता है कि नहीं। साक्षी ने लिखा कि सर सी में तो दो मीडियम का बोल रहा है, तो सी होगा ना। क्वेश्चन को वापस से पढ़िए एक बार, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता कि वेयर डज द मैग्नेटिक फ्रिंजिंग ऑकर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्रिंजिंग कहां पे ऑकर होता है या किन दो चीजों के बीच में ऑकर होता है, तो मैग्नेटिक फ्रिंजिंग एज टू एज ऑफ दीज टू मीडियम्स हैविंग डिफरेंट रिलेटिव परमिबिलिटीज, वहां पे ऑकर होता है एज टू एज, ठीक है। लेकिन अगर कंडक्टर का पूछ रहा है, मान लो कंडक्टर का आपसे पूछा, किसी को भी आप ऐसा कंडक्टर ले सकते हैं, ये फेरोमैग्नेटिक है, ये एयर है, दोनों ही कंडक्टर है एक्चुअल में, एक अच्छा कंडक्टर है, एक खराब कंडक्टर है, बस। तो क्या पूछा कि मैग्नेटिक फ्रिंजिंग ऑकर्स एट विच पार्ट ऑफ अ कंडक्टर, इट्स एजेस, उसके एज पे होता है, बिटवीन द एजेस ऑफ द टू मीडियम्स, और बाकी तो सरफेस के बारे में बात हो रही थी। ज्यादा सही क्या? सही तो दोनों है यार, सही तो दोनों है। गेट होता तो एमएसक्यू में हम लोग दोनों को सही कर देते हैं। चलिए फाइनल सही आंसर मैं आपको बता दूं एकदम जल्दी से। अब फाइनल वाला सही, अब इसके बाद कोई वो नहीं होगा ट्रिक, है ना। दिस इज द फाइनल राइट आंसर, ये फाइनल करेक्ट आंसर है, दिस इज द फाइनल आंसर। वैसे देखा जाए तो दोनों ही सही है, ठीक है, बट मीडियम की बात हो रही है और आप इस चीज को समझिएगा, विच पार्ट ऑफ अ कंडक्टर, तो सिर्फ ये कंडक्टर नहीं है। हम जब पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि सिर्फ यही कंडक्टर है, नहीं, मैग्नेटिक के केस में एयर भी कंडक्टर है। हाँ, बात ये अलग है कि एयर इज अ पुअर कंडक्टर बट एंड दिस वन इज अ वेरी गुड कंडक्टर, फार बेटर देन एयर, हो सकता है ये बहुत अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, म्यू आर की वैल्यू 1800 है, बट एयर भी इंसुलेटर नहीं है, दैट इज ऑल्सो कंडक्टर। तो दोनों कंडक्टर के रिस्पेक्ट में, दोनों कंडक्टर के रेस्पेक्ट में
ये बात हो रही है, ठीक है, दोनों कंडक्टर के रिस्पेक्ट में ये बात हो रही है। अच्छा, अभिषेक ने क्वेश्चन पूछा कि सर अगर एक कंडक्टर होगा तो फ्रिंजिंग नहीं होगा तब। अच्छा, आप खुद सोच के देखिए कि एक कंडक्टर लगा हुआ है, सर्किट पूरी नहीं करने दे रहे हो आप, है ना, मान लो सर्किट को आपने तोड़ दिया, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि सर एक ही कंडक्टर है, हम सर्किट को पूरी होने नहीं देंगे, फ्लक्स का पाथ कंप्लीट नहीं करने देंगे, तो माय क्वेश्चन है, इसके रोकोगे किससे? क्या लगा के आप उसकी फील्ड को आप कैसे रोकोगे? ये सोचो, प्लास्टिक लगा दोगे आप, वुड लगा दोगे, और चाहे जो भी हो, कैसे उसको रोकोगे आप? है ना? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं दोनों बोल के दीप्ति, मैं जस्ट एक आइडिया बता रहा था कि ये दोनों ही चीजें सही है अपनी अपनी जगह पे। आपको ज्यादा सही वाले की तरफ बाइफरकेट करके वहां तक पहुंचना पड़ता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन सिंपल रहता है, ऑप्शन जो है इतना करीब कर देगा कि आपको दोनों में से अलग करने में बड़ी दिक्कत जाएगी, यार सही कौन सा वाला है। हिमांशु, यू आर श्योर अबाउट सी ऑप्शन? बढ़िया, वेरी नाइस। बढ़िया, सही है राहुल, है ना? तो डिस्टेंस हाई रख के, बिल्कुल सही, एक ही चीज कर सकते हैं, आपकी दूरी बहुत बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उतना डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उतना डिस्टेंस तक वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा। बस ये एक चीज थिंग पॉसिबल है। तो क्या वहां पे फ्रिंजिंग होगी? डेफिनेटली फ्रिंजिंग होगी, बस वो अपना सेक्शन जो है वो पूरा नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड आसपास मिलेगा। भाई वही फ्रिंजिंग का इफेक्ट तो आप लोग देखते हैं, मतलब मान लीजिए एक बार मैग्नेट है, ठीक, तो अब एक मेटल का, मान लीजिए एक लोहे का एक खीला है ना, लोहे की कील है, उसको मुझे पूरा इससे टच कराने के बाद ये चिपकेगा कि थोड़ा दूर लाने के बाद ही अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, तो कुछ दूर लाने के बाद ही वो अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएगा, ऑब्वियस थिंग। तो ये मटेरियल भी एक मैग्नेट के पोल की तरह ही बिहेव करेगा, जो आसपास मैग्नेटिक फील्ड छोड़ रहा होगा, जिसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड होगी, तो इस फील्ड के रीजन में कोई भी चीज आएगी तो उससे अट्रैक्ट या रिपेल डेफिनेटली होगी, उसके इफेक्ट में आ जाएगी, ठीक है। बट चूंकि सर्किट इसकी पूरी हो नहीं रही है तो इसलिए फ्रिंजिंग हमारे लिए अकाउंटेबल ही नहीं होगा वहां पे, ठीक है। इन दैट केस फ्रिंजिंग विल नॉट बी अकाउंटेबल। अब एक कंडीशन आता है इसमें, यहां तक तो चलिए समझ आ गया कि मैग्नेटिक फ्रिंजिंग क्यों हो रही है, इसका मेजर कॉज को समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका रीजन कि ये होता क्यों है। तो व्हेन द फ्लक्स ट्रेवल्स फ्रॉम अ मीडियम हैविंग, लिखना नहीं है इसको, बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है, ये आपकी कॉपी में है, हायर रिलेटिव परमिएबिलिटी टू अ मीडियम हैविंग लोअर म्यू आर, ऐसा। तो इसका एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कोई दूसरा टाइप का। ठीक है, यहां पे मैंने क्या बनाया हुआ है इसको समझिएगा एक बार। यहां पर ट्रांसफार्मर का कोड डिजाइन किए हैं और इसमें सप्लाई करंट आई हम लोग दे रहे हैं, है ना, इसके बदले यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जरूर क्रिएट हो रहा है, ठीक, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस वो यहां से बन के जा रही है, ठीक है। मैंने दो मीडियम रखा है इस बार मेरे पास दो मीडियम्स का पाथ बना हुआ है यहां पर, ठीक है, ऐसे। तो थ्योरी में जैसा हम पढ़ते हैं उसी के हिसाब से मैं आपसे पूछने वाला हूं क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से सवाल सुनिएगा, ठीक। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि अगर मान लीजिए मेरे पास दो मीडियम है ना, अगर मान लीजिए कि मेरे पास ऐसे दो मीडियम्स है, एक जो मीडियम है दोनों ही मैग्नेटिक मटेरियल वाले मीडियम्स हैं, एक मीडियम की म्यू आर, ये जो ब्लू कलर से जिसको मैंने शो किया है, इसकी म्यू आर वही है 1800, जबकि दूसरा मीडियम जो है जिसको व्हाइट कलर से मैंने शो किया है, ये कमजोर मीडियम है, इसकी म्यू आर जो है ये 200 है। तो एज पर द थ्योरी वो तो यहां पे भी लागू होना चाहिए, मतलब थ्योरी जैसा लिखा हुआ है हम लोगों ने कि जब
मैग्नेटिक फ्लक्स एक मीडियम ऑफ हायर रिलेटिव परमेबिलिटी से मीडियम ऑफ लोअर रिलेटिव परमेबिलिटी की तरफ ट्रांसफर होती है तो फ्रिंजिंग ऑकर होता है। ठीक, इस केस में आपको बताना है इस बार, है ना। अब इस केस में आपको बताना है इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फाई यू, है ना, फाई एल को छोड़ दो, फाई एल की बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी फ्रिंजिंग होगा कि नहीं होगा इस केस में? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दुर्गानंद, वेरी गुड आफ्टरनून डियर। अभी कैसी है आपकी तबीयत? अभी ठीक है? अभी ठीक है तबीयत? तो बताइएगा। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या क्या आंसर आता है। बढ़िया से सोच के आंसर करिएगा, ठीक है। अभी तक मैंने एयर क्रिएट किया था, मतलब यहां पर एयर या वैक्यूम को रखा था एज अ मीडियम, तो बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस था। यहां पर मीडियम के तौर पे मैंने एक दूसरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, है ना। ये भी फेरोमैग्नेटिक ही है, म्यू आर की वैल्यू थोड़ी सी कम है इसकी। पहला जो फेरोमैग्नेटिक था बहुत अच्छा कंडक्टर था, इसके म्यू आर 1800 है, यहां पर 200 है। फ्रिंजिंग होगी कि नहीं होगी? पहला क्वेश्चन तो यही है। विवेक ने लिखा नहीं होगी सर। दुर्गा ने लिखा होगा सर, यस। दिनेश लिखा होगा बट लेस अमाउंट में पहले से। हिमांशु ने लिखा कि यहां फ्रिंजिंग नहीं होगा उतना, लेकिन लीकेज फ्लक्स जो है वो तो होगा जरूर। चलिए लीकेज फ्लक्स तो होगा, बिल्कुल सही राहुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। राहुल ने जो लिखा है उसी हिसाब से मैं एक बार आप लोगों से क्वेश्चन कर लेता हूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ मीडियम्स क्या है फ्लक्स के ट्रेवल करने के लिए, जहां से शुरू हुआ वहां तक वापस पहुंचने के लिए। ये जो सीरीज मैग्नेटिक सर्किट बनी हुई है, इसमें व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मीडियम प्रेजेंट? कोई बता सकता है क्या? अभी ये होगा या नहीं होगा इसको भी और अभी डिस्कस करेंगे, है ना, इसलिए तो ये क्वेश्चन आया है। बट पहले आप लोग जरा ये सोच के बताइए कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मीडियम, यहाँ कितने प्रकार के मीडियम अवेलेबल हैं? नयन ने लिखा होगी फ्रिंजिंग, रंजन ने लिखा नहीं होगी सर, ऋतिक ने लिखा होगी सर बट लो एज कंपेयर टू एयर। नंबर ऑफ मीडियम, साक्षी ने लिखा 2, दिनेश ने लिखा 2, हिमांशु ने लिखा 2। असली में नंबर ऑफ मीडियम 3 है। असली में तो नंबर ऑफ मीडियम्स इज 3। 3 मीडियम है, यहां पे 3 मीडियम है। एक का इफेक्ट हमको नहीं दिखता है, एक का इफेक्ट तो एक्चुअल में शुरू में ही हो जाता है जब एयर जो है ना, ये भी एक मीडियम है। जो टोटल फ्लक्स यहां से बनी उसमें से कुछ फ्लक्स, एयर हमेशा रहती है, एयर या वैक्यूम चाहे जो भी आप मान लो, वो हमेशा प्रेजेंट रहती है, तभी तो लीकेज होता है, अदरवाइज लीकेज फ्लक्स क्यों होता? तो पहला मीडियम तो यहीं पर एक्ट कर गया, एयर या वैक्यूम। दूसरा मीडियम आपका जो इंटेंडेड पाथ है, और तीसरा मीडियम ये व्हाइट कलर का जिसको मैंने शो किया, जिसके म्यू आर 200 है। तो 3 मीडियम अवेलेबल है यहां पर। चलिए आप लोग का लॉजिक पहले मैं देख लेता हूं क्या क्या बोल रहे हो कि फ्रिंजिंग होगा या नहीं होगा। सो 3 मीडियम, ठीक है, एयर भी है ना, दिनेश ने लिखा, वेरी गुड। नयन वेरी नाइस, 3 मीडियम आपने लिखा है, वेरी गुड। रंजन ने लिखा 2 मीडियम्स है ना। रंजन देखिए, एक सबसे पहला मीडियम तो ये है, आसपास की हवा, आसपास की एयर जो कंडक्ट करने का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि इसकी भी कुछ म्यू आर है ना, इट इज 1। देखिए एक्चुअल में ये 3 मीडियम काम कर रहे हैं एक साथ। एक मीडियम एयर है, म्यू आर इक्वल टू 1, चारों तरफ प्रेजेंट है, एयर या वैक्यूम जो भी हो, जैसा सेटअप आपने रखा हुआ है। एक मीडियम आपका ये हाईली कंडक्टिंग पाथ है, ब्लू कलर से इसको मैंने शो किया है, जिसकी म्यू आर 1800 है। और तीसरा मीडियम जो है, दिस इज हैविंग अ म्यू आर ऑफ 200, है ना, ये तीसरा मीडियम है म्यू आर 200 का। तो अब मुद्दे की बात ये थी कि फ्रिंजिंग होगा कि नहीं होगा। होगा तो कैसा दिखेगा फ्रिंजिंग? पिछले केस में तो गैप था, पिछले केस में तो गैप था, ऐसा एयर गैप था, तो एक्सपैंड हो रहा था, एरिया जो है वो बढ़ रहा था, एरिया के बढ़ने से फ्लक्स डेंसिटी कम हो रहा था, ये सब हम समझ गए। यहां पे क्या सीन है? अब यहां तो कोई गैप ही नहीं है, अब फ्रिंजिंग कैसा दिखेगा सोचिए जरा। अच्छा मैं एक और काम कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा डाउट आप लोगों का इसमें अराइज हो, इसको वैसा बना देता हूं मैं। कैसा? देखिए मैं यहां पर इसकी जो विड्थ है उसको सेम रखता हूं, मतलब मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया में अब कुछ नहीं चेंज किया। तो अभी तक जो पूरा पाथ था ना इसका,
अभी भी फिजिकली मैंने सेम डायमेंशन का पाथ बना दिया, पहले अभी एरिया ज्यादा रखा था, अभी मैंने उसके एरिया को भी मैच करा दिया। तो जो पहले ब्लू कलर का जो मेरा कंडक्टर था एग्जैक्टली उसी के बराबर एरिया का कंडक्टर मैंने बना दिया। ठीक, तो एरिया एकदम सेम है। अब आपको सोच के बताना है कि अब अगर फ्रिंजिंग हुआ तो फ्रिंजिंग के नियम के हिसाब से फ्लक्स के ट्रेवल करने की पाथ जो है वो बड़ी हो जानी चाहिए। भाई फ्रिंजिंग में तो आपने यही पढ़ा है ना, फ्रिंजिंग में आपने ये पढ़ा है कि जो जब भी फ्रिंजिंग ऑकर होता है, देखिए 2 पॉइंट आप लोगों ने लिखा है कॉपी में कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाती है और फ्लक्स डेंसिटी घट जाती है। तो अगर ये सही है, अगर ये सही है उस हिसाब से तो यहाँ पे फिर अगर जहां भी फ्रिंजिंग हो रही होगी, है ना, अगर मान लीजिए आप बोलते हैं यहाँ पे सर फ्रिंजिंग हो रही है, तो इसमें अब फ्लक्स को क्या करना चाहिए, ज्यादा एरिया का इस्तेमाल करना चाहिए, फ्लक्स को ज्यादा एरिया यूज करना चाहिए ट्रैवल करने के लिए, अपनी सर्किट अपनी पाथ को पूरी करने के लिए। तो उस हिसाब से एरिया बढ़ेगा, तब मैं मान लूंगा कि हाँ ठीक है। है ना, रंजन ने लिखा कि तब तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 2 ही है ना, 2 ही है ना मीडियम होगा, 2 से अज्यूम करें सर। वहां पर भी ना रंजन, एक तो लीकेज की बात हो रही थी, है ना, लीकेज तो था ही मीडियम, बट हम बात कर रहे थे फ्रिंजिंग की, एक जगह कंडक्टर जहां पे खत्म हुआ और जहां से एयर शुरू हुई, तो फ्रिंजिंग कहां पे हो रहा है, उन दोनों कंडीशंस के बीच में। ठीक है, वहां पर फ्रिंजिंग ऑकर हुआ, इसलिए उसकी बात की। अब यहां पे क्या है कि कोई एयर गैप है ही नहीं, ये रेगुलर कंडक्टर है, ये पूरा रेगुलर कंडक्टर है, बस इसका आधा हिस्सा जो है या इसका मेजॉरिटी पार्ट जो है वो 1800 म्यू आर का है और इसका जो छोटा सा हिस्सा है वो 200 म्यू आर का है, थोड़ा सा खराब कंडक्टर है। लेस म्यू आर में होगा कंडक्टर के अक्रॉस, दिनेश ने लिखा। चलिए ठीक है, बढ़िया, आप लोगों का लॉजिक इसमें देखें तब तो समझ में आया कि आप लोग कितना सोच रहे हो। तब तो कह सकते हैं कि वॉट एवर विल बी द मीडियम बट एयर मीडियम विल बी इन डिफॉल्ट। ठीक है, हिमांशु ने लिखा है। विवेक ने लिखा सर गैप में उसी मटेरियल का पीस वापस लगा दें तो फ्रिंजिंग होगा या नहीं। ठीक है विवेक, इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी डिक्रीज होने से रिलक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, ये तो सही बात है ऋतिक। फ्रिंजिंग का क्या होगा ये मुझे जानना है आप लोग से। म्यू आर 200 में होगा सर पक्का, राहुल ने लिखा है। ठीक है, होगा पर बहुत कम, निशांत ने बोला है। ठीक, यार देखिए शायद इसको समझने के लिए इलेक्ट्रिक का एग्जांपल लेना चाहिए हम लोग को, है ना। अब जब ये कंफ्यूजन बढ़ ही रहा है तो क्यों ना इलेक्ट्रिकल सर्किट का एग्जांपल लेते हैं, कुछ तो उससे मैच होता हुआ मिलेगा। पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट, है ना, ये पैरेलल सर्किट है, सीरीज सर्किट है। पैरेलल सर्किट में अगर मैं करंट भेजता हूं तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों ही ब्रांचेस में, चाहे मैग्नीट्यूड कितना भी रख लूं मैं, इसको 0.5 ओम्स बोल लूं और इसको 5 मेगा ओम्स बोल लूं, तो भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, करंट पक्का डिवाइड होगी, डेफिनेटली डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये हमारा ज्यादा रिलक्टेंस का मीडियम है जो कि एयर या वैक्यूम है, ये हमारा लोएस्ट रिलक्टेंस का मीडियम है जो कि बहुत अच्छा कंडक्टर कोई हो सकता है, ज्यादा करंट इसमें से जाएगी, कम करंट इसमें से जाएगी। ठीक है, मान लीजिए करंट की वैल्यू 10 एम्पियर है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे, इसको सच में कैलकुलेट मत करिएगा, तो इस 10 में से हो सकता है कि 9.95 एम्पियर इसमें से जाने लग जाए और 0.05 एम्पियर इसमें से जाने लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट करंट तो डिवाइड होगी, पूरा 10 तो यहां से नहीं जाएगा। पैरेलल के बारे में हम जानते हैं। अच्छा, सीरीज को जरा एनालाइज करें, तो सीरीज को एनालाइज करते हैं। रेजिस्टेंस है 0.5 ओम्स का, रेजिस्टेंस है, करंट में कुछ चेंज आएगा यहां के, करंट में कुछ चेंज आएगा क्या यहां के अभिषेक? हाँ, अभिषेक का कमेंट देखते हैं जरा। फ्रिंजिंग लोअर परमिबिलिटी वाले मीडियम में होगा। ठीक है, स्वाति ने लिखा नहीं होगा फ्रिंजिंग, विनय ने लिखा है कि होगा फ्रिंजिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में देखते हैं कि क्या इसमें कुछ चेंज आएगा क्या करंट में, मतलब ऐसा तो है, ऐसा है क्या कि यहां से ज्यादा करंट जाएगी और यहां से करंट कम हो जाएगी।
सीरीज सर्किट है सर, कैसी बात कर रहे हो आप? ये तो सीरीज सर्किट है ना सर, आप भूल गए सर्किट में, है ना, आप भूल गए सर्किट में हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि सीरीज में करंट कहाँ चेंज होती है, सीरीज में पोटेंशियल का ड्रॉप बदलता है ना, करंट तो पैरेलल में बदलती है। अच्छा ठीक है ठीक है, लेकिन भाई मैग्नेटिक से थोड़ा सा अलग है ना, ये मैग्नेटिक से थोड़ा अलग है। यहाँ पे करंट के पास ऑप्शन नहीं होता है कि इस पॉइंट के बाद हवा से भी घूम के चली जाए, तो उसकी मजबूरी होती है पूरी करंट को इसी से जाना है, कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ करंट के पास ऑप्शन है कि वो एयर के थ्रू गुजर सकती है ना, उतना ऑप्शन है उसके पास, एयर की भी कंडक्टिव नेचर होगी। तो देखें, अच्छा और भी कुछ कुछ आया है, आंसर देखते हैं। हिमांशु ने लिखा कि सर मीडियम की परमेबिलिटी कम हो रही है तो रिलक्टेंस बढ़ रहा है, दैट्स वाई लीकेज फ्लक्स बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा। ठीक है, एरिया बढ़ेगा मतलब आप जैसे ही आपने बोला एरिया बढ़ेगा, मतलब मैं ये मान लूं कि अब जो फ्लक्स है, अब जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से आ रही थी ना, इतना एरिया यूज करते हुए, इतना एरिया यूज करते हुए, अब ये आप बोलना चाह रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से भी गुजरेगी ऐसे। अच्छा ये सोच के बताइएगा, अगर ये यहां से गुजरेगी तो ये वापस कब आएगी, मतलब ये वापस स्टेबल कब होगी? यहां पहुंचने के बाद कि जस्ट शुरुआत में ऐसे, या पूरा यहां तक पहुंच के, यानी कि ये जो 1800 म्यू आर वाला जो कंडक्टर है, इस तक वापस आने के बाद जाके स्टेबल होगी क्या फ्लक्स? यानी इतना बड़ा फ्रिंजिंग का एरिया होना सही होगा क्या? क्या ऐसा बनेगा इस बार फ्रिंजिंग कर्व? फ्लक्स की इंटेंसिटी डिफरेंट हो जाएगी, अभिषेक ने लिखा है। ठीक है, रंजन ने बोला कि सर यदि पूरी तरह से बॉन्डिंग कर दें जिससे लीकेज ना हो तो फिर सर मैग्नेटिक फ्रिंजिंग मीडियम पर क्या इफेक्ट होगा? मैग्नेटिक फ्रिंजिंग पूरी तरह से बॉन्डिंग कर दें जिससे कि लीकेज ना हो, कैसे कैसे बॉन्डिंग करेंगे? उसके लिए तो आपको इंसुलेटिंग मटेरियल चाहिए ना, उसके लिए आपको इंसुलेट करना चाहिए। बात तो वही है कि अगर बॉन्डिंग कर दें तब तो सबसे अच्छा रहे कि लीकेज होना बंद हो जाएगा, पूरी तरह से लीकेज स्टॉप हो जाएगा। तो आप उसकी फील्ड को डिविएट कर सकते हैं आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लगा के, जैसे जिसको कि मैग्नेटिक कीपर्स बोलते हैं। आप देखे होंगे कि आपने फिजिक्स लैब में शायद कभी देखा होगा, फिजिक्स लैब में खासतौर पे ये सब एक्सपेरिमेंट होता था, है ना, मैग्नेटिक बार मैग्नेट्स को हम मूव करा के बहुत सारे टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, है ना। तो फिजिक्स लैब में अगर आपने नोटिस किया होगा तो वहां पे एक मैग्नेटिक कीपर्स रखते हैं, मैग्नेट्स को जिस डब्बे में रखते हैं उसके दोनों तरफ में ऐसे आयरन का या मेटल का या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट्स को प्लेस करके हम उस तरीके से स्टोर करते हैं, है ना, तो मैग्नेटिक कीपर्स बोलते हैं। तो कुछ हद तक वैसा चीज आप सोच सकते हैं। बट यहां पर क्या सीन होगा? नो सर, केवल किनारों पर होगा। ठीक है, स्वाति ने लिखा परमेबिलिटी टेकन इज मोर देन एयर परमेबिलिटी सो नो फ्रिंजिंग ओनली। एग्जैक्टली यार, यही तो मैं सुनना चाह रहा था, एग्जैक्टली इसी की मैं बात कर रहा था। अब आप सोचिएगा एक मिनट के लिए, आपके पास ये 1800 परमेबिलिटी वाला मीडियम है, बहुत अच्छी बात है। जब आप ये बोलते हैं कि सर एयर से भी कुछ लीकेज होगा, तो आप क्या बता रहे हैं बताऊं? आप ये बोलना चाह रहे हैं फिर कि सर 5 मेगा ओम से भी ज्यादा करंट जाएगी इसकी तुलना में। भाई देखिए, इसकी म्यू आर भले 200 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एयर की म्यू आर कितनी है? 1 है ना। तो ज्यादा अच्छा कंडक्टर कौन सा है? अभी भी स्टिल ज्यादा बेटर कंडक्टर कौन सा है? ये जो व्हाइट कलर से मैंने जिस पाथ को क्रिएट किया है, एयर की तुलना में तो ये ज्यादा अच्छा कंडक्टर है ना, इट इज फार बेटर कंडक्टर। भाई देखिए, यहां पे कोई ऑप्शन नहीं, यहां पे आपने पाथ को ब्रेक कर दिया। दोनों सर्किट्स को कंपेयर करके थोड़ा सा देखिएगा, पाथ को आपने तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है, तो कोई ऑप्शन नहीं है, पूरी की पूरी फ्लक्स एयर के थ्रू ही अपनी पाथ पूरी कर सकती है। यहां पाथ ब्रोकन नहीं है, मैग्नेटिक पाथ अभी भी स्टिल वहां पे है। बस प्रॉब्लम यह है कि आसपास में एयर भी है, तो जितना जैसे यहां पे लीकेज हो रहा है कुछ अमाउंट का लीकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत स्लाइट अमाउंट का लीकेज, बट एग्जैक्टली पूरा फ्रिंजिंग या बल्जिंग आपको देखने को मिलेगा, उसके चांस ना के बराबर रहेगी, उसकी चांस ना के बराबर रहेगी। क्यों बताऊं? क्योंकि आज भी एयर से अच्छा कंडक्टर ही लगाया हुआ है हम लोगों ने, एयर की तुलना में फार बेटर कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं फ्लक्स के ट्रांसफर के लिए। तो बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ बल्जिंग या बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फ्रिंजिंग, तो बोलना भी नहीं चाहिए, फ्रिंजिंग वर्ड ही गलत हो जाएगा वहां पे। बल्जिंग तो तब होता है ना कि जब ऐसा स्वेल अप होना शुरू हो जाए और एरिया बढ़नी शुरू हो जाए, कुछ नहीं होगा ऐसा। स्लाइट इंक्रीज इन एरिया हो सकता है, और वो भी लीकेज के फॉर्म में होगा, वो भी लीकेज के फॉर्म में होगा, और कुछ भी नहीं। और मैक्सिमम अमाउंट मतलब वो लीकेज इतना मिनिमम होगा कि वो कंसिडरेबल भी नहीं होगा। बाकी जितनी पूरी फ्लक्स है वो पूरा इसी मीडियम के थ्रू जाती जाएगी, जैसे सीरीज सर्किट में जा रही थी, जैसे सीरीज सर्किट में जा रही थी। भले ही आपने पुअर कंडक्टर लगा दिया,
लेकिन स्टिल पूरी की पूरी करंट इसमें से ही जा रही थी। हाँ, मैग्नेटिक में थोड़ा सा अंतर है कि एयर से भी वो कंडक्ट कर सकता है, बट स्टिल आपकी कंडक्टर की जो म्यू आर है ना, वो अभी भी एयर से बहुत ज्यादा बड़ी है, और एयर से बहुत ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब इसका रिलक्टेंस एयर की तुलना में बहुत लेस है, और रिलक्टेंस बहुत लेस है, इसका मतलब बहुत अच्छा कंडक्टेंस प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू एयर। तो फ्लक्स क्यों एयर में जाएगी, वहां से उसको ट्रेवल करने में और ज्यादा दिक्कत होगी। भाई फ्लक्स का भी नेचर करंट के जैसा ही होता है, जैसे करंट लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ से जाना पसंद करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी वैसी लीस्ट रिलक्टेंस पाथ को प्रेफर करेगी। तो उस हिसाब से मोस्ट ऑफ द फ्लक्स, मतलब बोलना चाहिए कि 99.99% की फ्लक्स जो है वो अभी भी उसी पाथ से जाएगी जहां से पहले गुजर रही थी, वो कुछ नहीं चेंज होगा उसके अंदर। ठीक है, बस एक चीज का डिफरेंस होगा कि स्लाइट अमाउंट का लीकेज आपको दिख सकता है, स्लाइट अमाउंट ऑफ लीकेज आपको मिलेगा वहां पर बस। और ये लीकेज भी इसी फ्लक्स का हिस्सा बन के रहेगा, ये लीकेज वेस्ट नहीं होगा। मतलब क्या ये लीकेज वेस्ट हो रहा है क्या, ये लीकेज भी इसी फ्लक्स का हिस्सा है, ये वापस से अपने सर्किट के साथ ही जुड़ा हुआ रहेगा। तो क्या टेक्निकली अगर देखा जाए तो क्या वहां पे फ्रिंजिंग हो रही है, तो फ्रिंजिंग नहीं हो रही है सर, इस केस में फ्रिंजिंग नहीं हो रही है। ये एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था, है ना। राहुल ने लिखा कि ये सर ब्लू वाले मीडियम जाने के बाद फ्लक्स इक्वल एरिया प्रोवाइड कर लेगा। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो अभी समझ में आया, फ्रिंजिंग का फिनोमिना थोड़ा सा अलग टाइप का है, मतलब करंट जैसा हर जगह सेम नहीं है। जैसे देखो यहां तो पूरी 10 एम्पियर इसके थ्रू जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक्स में थोड़ा सा चेंज होगा कि कुछ अमाउंट का लीकेज होना ही होना है, श्योर है। क्यों? क्योंकि भाई मीडियम चेंज हुआ, हायर रिलेटिव परमेबिलिटी से लोअर रिलेटिव परमेबिलिटी वाले मीडियम में आए। तो अगर आप इसी स्टेटमेंट को पढ़ के बैठे हुए हैं, है ना, और आप लॉजिकली नहीं सोचे इसके बारे में, तो आप यहाँ पे तुरंत बोल देंगे कि हाँ सर फ्रिंजिंग होगा, हैवी फ्रिंजिंग होने लग जाएगा, जैसे यहाँ हो रहा था। ये दोनों में अलग अलग कंडीशन है, इसीलिए मैंने ये वाला कंडीशन आपको अलग से बताया, है ना, इसीलिए मैंने ये वाला कंडीशन आपको अलग से बताया। तो तारिक ने लिखा कि लेकिन सर 1800 से तो कम ही है ना। बिल्कुल, उसको इससे कंपेयर करिए तारिक, 10 एम्पियर बहुत अच्छा कंडक्टर है, इससे तो खराब ही कंडक्टर है ना ये। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, ये पूरी की पूरी सेक्शन जो है, ये पूरी की पूरी करंट को इसमें से भी गुजरना पड़ेगा सेम मात्रा में। इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट में आसपास एयर है, लेकिन एयर और बुरा कंडक्टर है, एयर और खराब कंडक्टर है, मतलब इससे भी खराब है। आप खुद से सोचिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स के पास एक खराब रास्ता है, तो ये एकदम ही खराब रास्ते से क्यों जाएगी। इसको ऐसे समझिए, आप रोड से जा रहे हैं, बहुत बढ़िया कंक्रीट जोरदार वाली रोड है, मस्त से आप पूरी स्पीड से बाइक चला रहे हैं, उसके बाद एक रास्ता आया जो जिसमें थोड़े से बोल्डर वोल्डर डले हुए हैं, थोड़ी सी गिट्टी वगैरह डली हुई है ना, क्रस्ट पूरा है, बट ठीक है, चलने लायक रास्ता है, वो ये है। और उस रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो अब आप किससे जाना पसंद करेंगे? आप बोलेंगे यार चलो थोड़ा बहुत स्पीड कम होगा, थोड़ा जर्क वर्क लगेगा गाड़ी में, बट यही रास्ता चल जाएगा। वो गड्ढे वाले रास्ते में गिरने से तो बेटर है कि हम इसी से जाएंगे। तो फ्रिंजिंग भी एग्जैक्टली यही काम करती है। ठीक है, फ्रिंजिंग भी एग्जैक्टली यही काम करती है। मैं मानता हूं कि 1800 की तुलना में ये बहुत ही कमजोर मीडियम है, ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर है, बट स्टिल एयर से बहुत अच्छी है। इसकी जो म्यूआर है इट इज स्टिल फार बेटर देन एयर। तो अभी भी फ्लक्स के पास देखिए यहां से दो रास्ता हो सकता है। कभी भी कोई करंट के लिए भी आप अगर सोचेंगे तो देखिए, अगर इस पाथ से करंट जा रही है तो इसके पास दो रास्ता होगा, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस है मान लीजिए, और यहां पे भी रेजिस्टेंस है। ठीक, अब इस जगह का रेजिस्टेंस जो है इट इज वेरी मच हाई, मतलब 1000 मेगा ओम बोल दीजिए, और इस जगह की रेजिस्टेंस जो है ये मान लीजिए कि 1 ओम्स का है। तो आपको ये पता है कि 99% की करंट तो इसी से गुजरेगी सर, है ना, 1% के आसपास या 0.1% के आसपास की करंट जो है वो इसमें से जाएगी। तो मैं इसको इनफाइनाइट बोल सकता था अगर एयर की म्यू आर 0 होती तो, या एयर का रिलक्टेंस इनफाइनाइट होता तो, बट एयर का इनफाइनाइट नहीं है ना, एयर का 1 है, इसीलिए मैं एक हाई वैल्यू पे लाके छोड़ दिया इसको। तो क्या डिवाइड होगा करंट? जरूर डिवाइड होगा। क्या सिग्निफिकेंट अमाउंट में डिवाइड होगा? कभी भी नहीं, एकदम लीस्ट कंसिडरेबल अमाउंट में डिवीजन होगा यहां पर। हाँ बिल्कुल सही अभिषेक, एग्जैक्टली। अरे भाई आप घर जा रहे हो, आपके घर तक जाने के लिए 1 किलोमीटर लंबा 2 पैरेलल रास्ता है। आपको मैं अगर चॉइस देता हूं कि भाई घर जा रहे हो,
1 किलोमीटर का पैरेलल दो रास्ता है आपके पास, है ना, एक वी शेप का रास्ता आता है, वहां से दो पाथ बनते हैं। एक पाथ है जिसमें थोड़ी रोशनी कम है, रास्ता ठीक ठाक है, थोड़ा खराब रास्ता है, पेड़ वेड़ लगे हुए हैं बट ठीक है, लाइट कम है, रोड लाइट नहीं लगी हुई, स्ट्रीट लाइट बड़ी कम है, आपकी गाड़ी में लाइट है, ठीक। दूसरा रास्ता है जो श्योर शॉट डैमेज्ड रास्ता है, और वहां पर वो जो सेकंड रास्ता है उसमें बीच बीच में बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, खराब रास्ता है। आप किससे प्रेफर करोगे? आप बोलोगे यार थोड़ी कम लाइट वाला ही रास्ता है, लेकिन चल जाएंगे, चले जाते हैं उसी से, मतलब रोड तो सही है वहां की, चल जाएगा, हम उसी से जाना प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ कि वो रास्ता जिसमें एकदम गड्ढे हैं और एकदम डैमेज्ड रास्ता है। तो बस एयर जो है इसके लिए वही काम करता है। तो हाँ, लीकेज होगा जरूर, लेकिन मोस्ट ऑफ द फ्लक्स या 99.9% फ्लक्स जो है वो अभी भी उसी पाथ से जाएगी। मैं एक और तीसरा मीडियम लगा दूं तो वहां पर भी लीकेज होगा, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो वहीं से गुजरेगी। अच्छा, ये जो लीकेज हो रहा है ये कहां जा रहा है ये बताइएगा। अब आपको यहां तक तो समझ में आ गया कि हाँ लीकेज फ्लक्स हो रहा है सर, ये लीकेज कहां जा रहा है? इस लीकेज में और पहले वाले लीकेज में क्या अंतर है? आदमी एडजस्ट कर लेगा। अभिषेक बिल्कुल सही। राहुल ने लिखा कि सर पेड़ का नाम मत लीजिए, है ना, गांव की चुड़ैल याद आ जाती है। अरे कहां पहुंच गए आप, है ना। नहीं होता है, ठीक है, मैं नहीं नाम लेता हूं, ठीक है। चलिए, तो अब सोचिएगा, मैंने जो क्वेश्चन पूछा कि ये जो फ्लक्स है लीकेज फ्लक्स, ये भी लीकेज है, ये भी लीकेज फ्लक्स है, दोनों में अंतर क्या है? हाँ बिल्कुल सही मनीष, वेरी नाइस। नयन ने पूछा कि सर मेरा एक डाउट है, अगर पैरेलल सर्किट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है तो फिर फ्लक्स कौन से म्यू आर को चॉइस करेगी इन पैरेलल? इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जैसा रूल होता है वैसा ही रूल आप उसमें भी समझ सकते हैं। पैरेलल पाथ आप क्रिएट कर लीजिए, लोअर रिलक्टेंस पाथ जितना क्रिएट करेंगे उतने से मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगी ज्यादा। दोनों लीकेज में क्या अंतर है ये बताना है आपको। बस टॉपिक के लास्ट में पहुंच गए हम लोग, जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको, ठीक है। दोनों लीकेजेस, बस यही एक पॉइंट था जो आपको बताना बच गया था। कभी कभी एग्जाम में आपको कंडक्टर देके कंफ्यूज करेगा और फ्रिंजिंग पूछ लेगा। दो कंडक्टर, दो अलग अलग रिलेटिव परमेबिलिटी वाले, बोलेगा फ्रिंजिंग कहां पे हो रही है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई एक तो फ्रिंजिंग होगी नहीं, वो तो होगा लीकेज, वो तो होगा लीकेज, ठीक है। और वो भी कहां पे होगा? जहां पे दोनों के एजेस मिलते हैं, है ना, जहां पे हायर रिलेटिव परमेबिलिटी और लोअर रिलेटिव परमेबिलिटी वाले एजेस मिलते हैं, ठीक है, उस जगह पे ही होगा लीकेज, वहीं से लीकेज शुरू होगा एक्चुअल में। फ्रिंजिंग बोलना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि वहां कोई बल्जिंग नहीं हो रहा है, कोई टाइप का ऐसा बल्जिंग हो नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, जो लीकेज फ्लक्स आया यहां से वो कहां जाएगा? लीकेज फ्लक्स मान लीजिए यहां से आया, क्या होगा उसका? उसके बाद जो फ्लक्स लीक हुआ उसको तो सर्किट पूरी करनी है ना अपनी, जो लीकेज फ्लक्स है उसको तो अपनी पाथ पूरी करनी है, उसको तो अपना सर्किट पूरा करना है मान लीजिए, तो वो किससे मिलेगा जाके? जो लीकेज फ्लक्स होगा वो भी तो इसी से अटैच हो जाएगा ना भाई। देखिए, एयर में टिल इंफिनिटी तो जा नहीं सकता, ऐसा तो नहीं होगा कि लीकेज फ्लक्स चला गया इंफिनिटी तक, या ये लीकेज फ्लक्स उड़ के यहां से सर्किट पूरी कर लिया, पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। अच्छा, क्या ये लीकेज फ्लक्स इतने दूर की गैप को कवर कर लेगा क्या? इतना स्ट्रांग होता तो फिर बात ही क्या थी, मतलब एयर इतना स्ट्रांग मीडियम होता कि इसको इतनी दूर तक ट्रेवल करवा लेता बिना किसी सपोर्ट के, तो फिर दिक्कत क्या थी? फिर हमको ये कंडक्टर लगाना ही क्यों पड़ता? फिर तो हम हवा में ही भेज देते पूरी मैग्नेटिक फील्ड को। तो अल्टीमेटली ये जो लीकेज फ्लक्स भी हो रहा है, ये जो लीकेज भी आपको यहां पर दिख रहा है, ये एट द एंड इसी मीडियम को कंस्टिट्यूट कर लेगा, एट द एंड इसी मीडियम को कंस्टिट्यूट कर लेगा, और पूरी फ्लक्स आपको इसी मीडियम के थ्रू होते हुए गुजरते मिलेगी। यही होना एग्जैक्ट सीन इसके अंदर, ठीक है। बिल्कुल सही। एग्जैक्टली रवि, बिल्कुल सही। तो यहां पर ना इस जगह पे अगर मैं देखूं कि कितनी फ्लक्स यहां से बन के निकल रही है, तो उसमें से ये जो फाई एल है ये वेस्ट हो रहा है, ये टेक्निकली ये पूरा वेस्ट ही हो रहा है, ये आपके कोई भी काम नहीं आने वाला, ठीक है। आप जब दूसरे सेक्शन में अगर वाइंडिंग लगाएंगे तो ये फ्लक्स कभी काम नहीं आएगी, ये उसमें जुड़ेगी नहीं, उससे कोई ईएमएफ नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं यहां पे वाइंडिंग लगाऊंगा ना, तो ये जो लीकेज फ्लक्स है ये अभी भी कंस्टिट्यूट करेगी मेरे आउटपुट में,
यहां पर इन दो मीडियम्स के साथ, इन दो मीडियम्स के बीच में जो लीकेज फ्लक्स है, अगर मान लीजिए मैं यहां पे अब आपको बोलता हूं कि वाइंडिंग लगा लेते हैं, चलो, है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि चलो वाइंडिंग लगाते हैं यहां पे लाइक दिस, सेकेंडरी वाइंडिंग बनाते हैं, चलिए, तो ये जो लीकेज फ्लक्स है ना, ये इस वाइंडिंग्स के साथ भी लिंक होगी। तो जो मेन फ्लक्स आ रही है वो तो लिंक होगी ही होगी, ये लीकेज फ्लक्स भी लिंक होगी साथ में, और दोनों मिलकर जो ईएमएफ क्रिएट करेंगी वो आपको आउटपुट में दिखेगा। तो अगर मान लीजिए कि यहां से फाई यू आपको 0.3 वेबर का मिला था, तो यहां पे अगर ये स्प्लिट हो गया है ना, इस पाथ के अंदर से जो फाई यू है वो 0.2 वेबर का है और 0.1 वेबर लीक हुई, तो वो 0.1 वेबर भी इसके साथ मिल जाएगी, और पूरा जो ईएमएफ आउटपुट मिलेगा, पूरा जो ईएमएफ आपको आउटपुट मिलेगा -n डी फाई अपॉन डी टी के रिस्पेक्ट में, वहां पे फाई की वैल्यू 0.3 ही रहेगी। मतलब जो 0.3 आपका यूजफुल फ्लक्स था वो पूरा यहां पे एक्ट करेगा आपके आउटपुट को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ये कंडीशन है, ये बेसिक कंडीशन है इसका। अभिषेक ने लिखा कि फर्स्ट वाले लीकेज के पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और सेकंड लीकेज के पास कम या लेस कंडक्टिंग है, वहां ज्यादा लीकेज होगा, है ना। वो तो ऑब्वियस सी थिंग है कि अगर म्यू आर आप बदल दोगे ना, एक सीरीज सर्किट में अगर म्यू आर की वैल्यू आप चेंज कर दोगे, तो जैसे करंट में होता है, करंट क्या अपना पाथ बदल सकती है क्या? नहीं, सीरीज सर्किट है, पाथ तो बदल ही नहीं सकती है ना, उसके पास तो वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है। बट मैग्नेटिक फील्ड के पास एक ऑप्शन है कि वो एयर के साथ होके गुजर सकता है। बट इसको भी ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा कि भाई एयर तो और खराब मीडियम है, वो फिर भी इसी के अंदर से ट्रेवल करता रहेगा, और कुछ स्लाइड सा जो लीकेज दिखेगा एयर से, वो भी लीकेज एट द एंड इसी कंडक्टिंग पाथ में मिल जाएगा। तो क्या फ्लक्स का कोई लॉस होगा क्या इस लीकेज की वजह से? कोई लॉस नहीं होने वाला, इसलिए इस लीकेज को हम कंसिडर ही नहीं करते हैं, मतलब इस लीकेज को हम अकाउंटेबल मानते ही नहीं है कहीं पे भी। प्रैक्टिकली तो यहां पे होता है, प्रैक्टिकली स्लाइड सा लीकेज जरूर होगा, बट वो कभी भी आपके आउटपुट को अफेक्ट नहीं करेगा, वो आपके आउटपुट में कोई असर नहीं डालेगा। तो जितनी ईएमएफ बननी थी 0.3 वेबर के होने से, उतना ही ईएमएफ अभी भी बनेगा। ठीक है, तो 0.2 भले इसके अंदर से आ रहा है, लेकिन 0.1 बाहर से आके ऐड होगा, उस वायर के साथ लिंक होगा, और उसी के बेसिस पे आपको पूरा ईएमएफ मिलेगा। तो जितना ईएमएफ का आप कैलकुलेट किए होंगे उतना ही आपको मिलेगा इसके होने के बाद भी। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो रंजन ने पूछा कि तो सर हमेशा फ्रिंजिंग एयर मीडियम में ही होगा? एक्सटर्नल मीडियम अगर एयर आप रखेंगे या वैक्यूम जब आप रखेंगे, उस केस में ही आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट का फ्रिंजिंग दिखेगा। बात है सिग्निफिकेंट अमाउंट की और लोएस्ट अमाउंट की या नेग्लिजिबल अमाउंट की, है ना। यहां दो टर्म आप यूज कर सकते हैं, एक है सिग्निफिकेंट और दूसरा है नेग्लिजिबल। देखो हो क्या रहा है ना, यहां पे भले ही आसपास से लीकेज हो रहा है, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी एट द एंड सेम हो जाएगी इस पॉइंट पे। जो फ्लक्स डेंसिटी है या फ्लक्स पर यूनिट एरिया है, उसमें कोई खास चेंज नहीं दिखेगा आपको। यहां पर क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट चेंज दिखेगा, श्योरली आपको दिखेगा सिग्निफिकेंट चेंज। कैलकुलेशन आप करेंगे, फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, आपको दिखेगा कि हाँ डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यहां पर नेग्लिजिबल है। तो एक्चुअली अगर फ्रिंजिंग की कोई बात करेगी, फ्रिंजिंग हो कहां पे रही है, तो फ्रिंजिंग या तो एयर या वैक्यूम एज अ मीडियम connected with ferromagnetic conductor will cause magnetic fringing, है ना। वन लाइन में ये पूरी थ्योरी आपके पास होनी चाहिए, ये पूरी थ्योरी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, सर अगर सेकंड मीडियम का सीएसए इंक्रीज कर देंगे तो फ्रिंजिंग होगा क्या? ऋतिक ने पूछा हुआ है। सर रहेगा तो ज्यादा फ्रिंजिंग होगा, एयर रहेगा तो ज्यादा फ्रिंजिंग होगा, बट और सब में नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो लीकेज का पार्ट जो है वो बहुत नेग्लिजिबल, लेकिन एयर अगर रहा तो सिग्निफिकेंट लीकेज, अकाउंटेबल लीकेज, और फ्रिंजिंग का पूरा फॉर्म दिखने लग जाएगा आपको।
इसलिए ही सर ट्रांसफार्मर में ई शेप वाली कोर आर्म यूज करते हैं क्योंकि फ्लक्स का लीकेज भी नहीं होता और एडी करंट का भी। हाँ, अभी तो एडी और हिस्टेरिसिस का फॉर्म भी पढ़ेंगे तो मजा आएगा, अभी और भी बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्रिंजिंग का इफेक्ट इसी वजह से इस टाइप के कंडक्टर्स में या ऐसे रेगुलर कंडक्टर्स में हमको देखने को नहीं मिलता है। भले ही पुअर कंडक्टर आप कनेक्ट कर दिए साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी फ्रिंजिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी, पूरी फ्लक्स अभी भी उसी मीडियम से होके गुजरेगी। लेकिन जब आप पूरी तरह से कंडक्टर को ब्रेक कर देते हैं और बीच में कुछ भी नहीं रहता है एयर या वैक्यूम के अलावा, तो सिग्निफिकेंट फ्रिंजिंग होना बिल्कुल तय बात है यहाँ पर। ठीक है, जितेन ने लिखा कि 0.1 वेबर लीक हो गया तो फिर 0.3 क्यों? जैसा कि मैंने बताया जितेन कि अगर 0.1 वेबर यहां से लीक हो भी रहा है इनके एजेस पर, तो भी वो आके मिल ही जाएगा इस कंडक्टर के अंदर। मतलब वो अपनी सर्किट कैसे पूरी करेगा? फ्लक्स की बेसिक टेंडेंसी, वो अपना पाथ कैसे पूरा करेगा? उसको तो कंडक्टिंग पाथ चाहिए ना, और वापस से वो इसी कंडक्टिंग पाथ में मिल जाएगा। यानी जो कंडक्टर वायर भी अगर आप यहां कभी लगाओगे, वाइंडिंग लगा दोगे आप आउटपुट लेने के लिए, तो भी ये फ्लक्स इसी के साथ ऐड हो जाएगा, एडिटिव नेचर में आपको मिलेगा आउटपुट के फॉर्म में। तो वो 0.2 होने के बाद भी वो क्लियरली उसके साथ ऐड हो जाएगा। हाँ जी, तो ऋतिक का डाउट लेते हैं, सर अगर सेकंड मीडियम का सीएसए इंक्रीज कर दें तो फ्रिंजिंग होगा क्या? देखिए, इस सेकंड मीडियम का क्रॉस सेक्शन एरिया आप बढ़ा देते हैं, समझते हैं? ठीक है, ऋतिक का डाउट लेते हैं एक बार। तो ऋतिक ने लिखा कि सर अगर सेकंड मीडियम का क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर दे तो फ्रिंजिंग होगा क्या? देखिए, क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करके आप एक बहुत बढ़िया चीज कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग जानते हैं S = L/A μ0 × μr होता है। जब आप बोलते हैं कि हम क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा रहे हैं सर, मतलब आप रिलक्टेंस को और घटा रहे होते हैं उस समय। तो μr तो उसकी है ही, रिलक्टेंस आप और घटा रहे हैं उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करके। तो और रिलक्टेंस घटाएंगे तो और बेटर कंडक्ट करेगा, तब तो फ्रिंजिंग होने का जो थोड़ा बहुत लीकेज हो रहा था वो भी कम हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत लीकेज हो रहा था वो भी कम हो जाएगा। और डाउट बताइए। हिमांशु ने लिखा कि सर व्हेन वी से देयर इज नो फ्रिंजिंग एंड लीकेज नेग्लिजिबल देन बोथ मीडियम विल हैव सेम बी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है ना, कि नो फ्रिंजिंग, कोई फ्रिंजिंग हो नहीं रहा है, लीकेज इनका नेग्लिजिबल है, तो भाई फ्लक्स दोनों के अंदर सेम है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर मैं देख लूं तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया बिल्कुल सेम आएगा। और देखें क्या क्या कमेंट आया हुआ है। अच्छा, इसको नीचे वो करूं, हाँ, ये फ्लक्स इजीली पास होगा, बिल्कुल सही राहुल। अभिषेक ने लिखा कि यदि सेकंड वाले में सप्लाई दें तो इसमें सप्लाई दे दीजिए। आप सारा कॉम्बिनेशन सोचिए, जो भी चीज आप इसमें सप्लाई दे दीजिए तो फ्लक्स आपकी यहीं से क्रिएट हो रही है। क्या होगा उस कंडीशन में सोचिएगा ध्यान से। चलिए आप वाला एग्जांपल मैं बताता हूं, एकदम जल्दी से डिस्कस करते हैं अभिषेक, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर इस मीडियम में, अभिषेक ने बोला है कि अगर मान लो ये मीडियम में सर सप्लाई दें जहां पे μr की वैल्यू बहुत कम है, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले से, अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ जो लीकेज था, लीकेज कोफिशिएंट को अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो वो लीकेज कोफिशिएंट यहां पर क्या होगा, यहां पर उस लीकेज कोफिशिएंट की वैल्यू विल बी हाई। क्यों? क्योंकि μr बहुत कम है इस मटेरियल का μr कम है, यानी रिलक्टेंस ज्यादा है। रिलक्टेंस ज्यादा है तो लीकेज यहां पे ज्यादा होगा। जो φL होगा ना, इस बार यहां पर जो लीकेज फ्लक्स बनेगी ना, वो हाई होगी। उसके बाद जो रिमेनिंग यूजफुल फ्लक्स है वो इसमें बहुत बेहतर तरीके से कंडक्ट होगी। जो रिमेनिंग यूजफुल फ्लक्स है वो बहुत अच्छे से कंडक्ट होगी, क्योंकि ये ज्यादा बेटर मीडियम है। लेकिन जिस समय आपने, जिस मीडियम पे आपने फ्लक्स प्रोड्यूस किया, वो मीडियम आपका बहुत खराब है, वो मीडियम बहुत पुअर क्वालिटी का है, जिसकी वजह से लीकेज बढ़ जाएगा। यहाँ पे इसका सेल्फ जो यहाँ पर जो मैंने लीकेज लिखा ना, φL, जो एयर की वजह से जो शुरुआत में ही हो जाता है जहां पे हम क्रिएट करते हैं फ्लक्स, वो लीकेज इसमें हाई हो जाएगा फिर, और आपकी यूजफुल फ्लक्स कम मात्रा में बन के निकलेगी। हाँ, वो यूजफुल फ्लक्स बहुत बेहतर तरीके से कंडक्ट होगी और यहाँ पे आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देगी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बताइए, ये वाला डाउट क्लियर? तो कोई भी ऐसा कंडीशन आपके माइंड में आया तो बताइए, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? कोई भी ऐसा कंडीशन, लेकिन ये पूरा A to Z हर कंडीशन के साथ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ये सब कुछ, कब फ्रिंजिंग होगा, कब फ्रिंजिंग नहीं होगा, यहां सप्लाई दे दें तो क्या होगा, ये सब डाउट जो भी जैसा लग रहा है पूछो, तभी तो क्लियर होगा। जब सब चीज आप जानोगे तब आपको समझ में आएगी चीजें। जब ये पूरा प्रॉपर क्लियर हो जाए तो बताइए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। फ्रिंजिंग में बस इतना ही जानना था हमको, फ्रिंजिंग के बारे में बस इतना ही चीज पढ़ना था, है ना। यही 2-3 टाइप का एनालिसिस हमको देखना था कि अलग अलग टाइप के केसेस पर फ्रिंजिंग कैसे वर्क करती है ना।
कब एयर या वैक्यूम का मीडियम आ जाए तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रिंजिंग यानी कि सिग्निफिकेंट फ्रिंजिंग मिलेगा हमको। कब दो अलग अलग रिलेटिव परमिबिलिटी का लेकिन रेगुलर कंडक्टिंग मीडियम अगर आ जाए तो नेग्लिजिबल फ्रिंजिंग क्यों होगा, भले ये बहुत ही खराब कंडक्टर है फिर भी नेग्लिजिबल होगा। तो ये सब कुछ कुछ कंडीशन होती है जो जुड़ी होती है एक दूसरे से, है ना, जो ये हमको पता रहना चाहिए। तो कुछ केसेस में आप उसको इलेक्ट्रिक सर्किट से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन कुछ केसेस में आपको ये भी समझना पड़ेगा, जैसे ये सीरीज सर्किट से आप इसको कंपेयर करके बोलते हैं कि सर पूरा 100% फ्लक्स यहां पे जाती है, आइडियली तो सही है, आइडियली आपकी बात इससे कंपेयर करके वहां पे मैं अगर देखूं तो आप जो बोल रहे हो बिल्कुल होना चाहिए ऐसा, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में एक अंतर भी है कि ये करंट जो है ये आसपास की एयर के थ्रू नहीं ट्रेवल कर सकती अनलेस कि इसको बहुत ज्यादा मैं बढ़ा दूं या एयर को एकदम आयोनाइज करने लायक कंडीशन पे उसको उसकी कंडीशनिंग कर दूं। लेकिन मैग्नेटिक में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, मैग्नेटिक में तो नॉर्मली भी मैं फील्ड को एयर के थ्रू भेज सकता हूं, पुअर कंडक्टर है बट स्टिल इट इज अ गुड कंडक्टर। ठीक है राहुल, क्लियर, मस्त है। अच्छा इसको नोट नहीं किए क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अभिषेक ने लिखा इसको नोट नहीं किया सर, ये वाला पॉइंट इसको लिख लीजिए, यही लिखे थे ना हम लोग लास्ट। रंजन, हाँ तो मीडियम के बदलने से ही तो फ्रिंजिंग हो रही है रंजन, है ना, मीडियम के चेंज होने से ही तो फ्रिंजिंग का केस आ रहा है ना। तो मीडियम ही मैटर करता है सीधे सीधे फ्रिंजिंग के लिए। भाई फ्रिंजिंग को सप्लाई से लेना देना नहीं है, यहां कितनी सप्लाई दे रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मीडियम में अगर आपने चेंजेस कर दिया तो फ्रिंजिंग एक केस में होगा, दूसरे केस में नेग्लिजिबल हो जाएगा, ना के बराबर या नहीं होगा। ठीक है, तो जब आपने एयर या वैक्यूम का एज अ मीडियम जब इंट्रोड्यूस किया तो जरूर से होगा फ्रिंजिंग, तो डेफिनेटली इसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, डेफिनेटली इसके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए नोट करने वाला चीज कंप्लीट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं ना। इसको मैं आप कर देता हूं, इसको लिख लीजिए जल्दी से। तो रंजन बताइएगा अभी ये वाला डाउट क्लियर? तो फ्रिंजिंग और लीकेज फ्लक्स जो है इसका डाउट हमको क्लियर रहना चाहिए। एयर से तो बाकी सब अच्छा ही मीडियम है, बिल्कुल सही अभिषेक, क्या बात बोला आपने, वाह, एयर से तो बाकी सब अच्छा ही मीडियम है। ठीक है, बढ़िया, नाइस। चलिए इसको हटाएं। फ्रिंजिंग एंड बल्जिंग के डिफरेंस क्या है? एक्चुअल में डिफरेंस नहीं, सिमिलैरिटी है ना, सिमिलैरिटी है, डिफरेंस नहीं है। साक्षी ने बोला कि सर एक बार बताइए कि मैग्नेटिक फ्लक्स घटाने से कैसे कम होगा फ्रिंजिंग, कैसे कम होगा फ्रिंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स घटाने से? देखिए फ्रिंजिंग का आफ्टर इफेक्ट दो चीज है, फ्रिंजिंग का आफ्टर इफेक्ट दो चीज है। एक तो जब भी फ्रिंजिंग अराइज होता है तो वो उसकी जो फ्लक्स है वो ज्यादा एरिया यूज करने लग जाती है ट्रेवल होने के लिए। अगर ये उसका इनिशियल एरिया था A1 तो अब वो ये A2 एरिया यूज करेगी। तो जब जब फ्रिंजिंग होगा आपको समझ में आएगा कि फ्लक्स का जो ट्रांसफर है ज्यादा बड़े एरिया से होना शुरू हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। अब ये अगर ज्यादा बड़े एरिया से ट्रांसफर होगा तो मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रही है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगी तो फ्लक्स डेंसिटी घट जाएगा। वैसे इस फॉर्मूले से नहीं भी समझते ना, इस फॉर्मूले को मैं नहीं भी लिखता तो भी आपको समझ में आता कि चूंकि ट्रांसफर रेट कम हो गया है तो अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया एक बना दूं यहाँ पे 1 यूनिट एरिया, उतना ही यूनिट एरिया यहाँ पे भी बना दूं तो फ्लक्स उतने रेट से यहाँ पे ट्रांसफर होती हुई नहीं दिखेगी जितना पहले दिख रही थी। तो पर यूनिट एरिया ट्रांसफर ऑफ फ्लक्स यहां जितना था उसके तुलना में यहां से कम दिखेगा हमको। ठीक है, तो उस हिसाब से हम फ्लक्स डेंसिटी को कम होता हुआ समझ सकते हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। रंजन ने लिखा कि सर एक बार फिर से 3 मीडियम वाला बता दीजिए। ठीक है, मैं बता देता हूं मीडियम काउंट कैसे करेंगे। देखिए रंजन, किसी में भी चाहे इसमें हो या वो वाला पाथ हो, सब में 3 मीडियम्स हैं। कैसे 3 मीडियम है? देखिए इसमें 2 मीडियम है, एक्चुअल में इस पाथ के अंदर 2 मीडियम है, यहां पर 3 मीडियम है। अगर मैं आपको ये सर्कुलर रिंग का पूछूं क्वेश्चन कि इस सर्कुलर रिंग में कितने मीडियम है तो आप लिखेंगे हियर वी हैव 2 मीडियम।
यहां पे कितने मीडियम है? हियर वी हैव 3 मीडियम। नंबर ऑफ मीडियम्स पहचानना जरूरी है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको अगर न्यूमेरिकल में बोला कि फाइंड द टोटल रिलक्टेंस ऑफ द सर्किट, तो टोटल रिलक्टेंस निकालने के लिए आपको सब मीडियम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हर मीडियम का अलग अलग रिलक्टेंस निकलेगा और देन उसका सम करना पड़ेगा आपको। कैसे? मैंने बोला यहां पे 2 मीडियम है, समझिए। एक मीडियम तो ये है आपका, एक जो मीडियम है ना वो ये है, ये वाली पाथ, दिस इज 1 मीडियम। एक जो मीडियम है आपका, इट इज दिस, ये वाला पाथ। ये एक सेम मेटल का बना हुआ है, सेम कंडक्टर है, इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, थिकनेस, एरिया, सब कुछ। दिस इज 1 मीडियम। दूसरा मीडियम क्या है? ये एयर है। आपके माइंड में आएगा कि सर यहां पे तो आपने बोला कि जहां से लीकेज हो रहा है वो एक मीडियम है, यहां पे भी हो रहा है लीकेज, बट दिस इज एयर, और जहां पे गैप मैंने बनाया दिस इज ऑल्सो एयर। तो मीडियम कितनी हुई? क्या ये 2 अलग अलग मीडियम है क्या? बोथ आर सेम मीडियम्स ना, ये दोनों तो एक ही मीडियम है ना। अब इस मीडियम से इस जगह पे लीकेज हो रहा है और इस जगह पे फ्रिंजिंग हो रही है, बट मीडियम कितना है? मीडियम तो एक ही है। और दूसरा मीडियम कौन सा है? ये फेरोमैग्नेटिक पाथ। दोनों मिला के कितने मीडियम्स है? 2 मीडियम है। इधर कितने मीडियम हो गए? इधर देखिए, एक ये 1800 वाला एक मीडियम हो गया आपके पास, जिसकी म्यू आर 1800 थी। दूसरा मीडियम यानी मेटल यहां से चेंज हुआ आपका, तो दूसरा मीडियम 200 म्यू आर वाला हुआ। और तीसरा मीडियम क्या है सर? तीसरा मीडियम एयर है, जिसके थ्रू लीकेज हो रहा है, इसलिए यहां पे 3 मीडियम्स है। ठीक है, इसलिए यहां पे 3 मीडियम्स है। दिनेश ने क्वेश्चन किया है कि सर वुड और रबर को ऐसे कंडक्टर, वुड और रबर को एज अ कंडक्टर यूज करेंगे तो फ्रिंजिंग एयर से ज्यादा होगा। वुड और रबर को अगर आप यूज करेंगे, है ना, वो नॉन कंडक्टिंग सेक्शन में चला जाएगा, वो इट इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और फेरोमैग्नेटिक नहीं यूज करेंगे तो फ्रिंजिंग होना ही होना है, तब तो फिर फ्रिंजिंग होगा। इस केस से तो ज्यादा फ्रिंजिंग होगा, बहुत ज्यादा, है ना। अगर इसी के जगह मैं सर्किट को पूरा कर दूं लकड़ी से, एक लकड़ी का टुकड़ा लगा दूं, तो इट इज एज गुड एज एयर, तो कोई फायदे का नहीं है। वहां तो फ्रिंजिंग वैसे ही होगा जैसे यहां हो रहा था पहले, वही फ्रिंजिंग यहां पे भी होगी, वो कुछ कंडक्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है दिनेश, तो बताइए अभी और कोई क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो ये सब ऐसे टॉपिक्स थे ना जिसमें जो दिखता छोटा है लेकिन इसके अंदर चीजें बहुत सारी हो जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बचे हुए टाइम में जल्दी से। टॉपिक है हमारा BH कर्व, अगला टॉपिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी मैग्नेटिक सर्किट्स में एक्चुअल में जो जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट ही है, इसमें से छोड़ के जाने वाला कुछ भी नहीं है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कंसेप्ट बेस्ड, पूरा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, बढ़िया। हिराग ज्योति ने लिखा कि 3 मीडियम है ना, एयर एंड 2 फेरोमैग्नेटिक मीडियम, बढ़िया, ऑल क्लियर। चलिए, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट अगला टॉपिक शुरू करते हैं BH कर्व। काफी सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, चलिए देखते हैं। मोस्टली मैग्नेटिक सर्किट्स में जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें से BH कर्व के क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, अच्छे खासे सवाल रहते हैं। BH कर्व का एक्सपेरिमेंट जो है ना, BH कर्व का आपस में क्या रिलेशन है B और H का, वो पता लगाने के लिए हम लोग एक सेटअप क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक ऐसा सेटअप बनाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि इस तरीके का कोई सेटअप है हमारे पास। यहां पर n नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स के हम लोग जो केबल्स हैं उससे वाइंडिंग कर लेते हैं। n नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स से हम लोगों ने इसका वाइंडिंग कर रखा है, मान लीजिए। BH कर्व समझने की जरूरत क्यों पड़ी वो भी देख लेते हैं। अब यहां से ना सप्लाई को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सप्लाई को धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और इसका इफेक्ट देखने वाले हैं एक सॉफ्ट आयरन कोर पे। एक सॉफ्ट आयरन का छोटा सा टुकड़ा, एक सॉफ्ट आयरन की छोटी सी प्लेट जो है वो मैंने इस सोलेनॉइड सेक्शन के अंदर बैठा दिया। एक हॉलो सिलेंड्रिकल सेक्शन है, ये आप समझ गए होंगे फोटो को देख के, और इस पे एक सॉफ्ट आयरन का पीस है। ये एक्चुअल में एक एक्सपेरिमेंट के मेथड से मैं आपको समझा रहा हूं। सॉफ्ट आयरन सेक्शन, ठीक, ये क्या है? दिस इज योर सोलेनॉइड।
ठीक है, n नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स, l लेंथ ऑफ कंडक्टर, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, अब इसको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं क्या, इसको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं करंट। करंट भी कैसी, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग करंट, पॉइंट वाइज मैं आपको लिखाते जाता हूं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ रिलेशन between the magnetizing force and magnetic flux density for a magnetic material और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, दोनों ही मटेरियल के लिए बीएच कर्व बनता है, कोई जरूरी नहीं है मैग्नेटिक मटेरियल के लिए ही बने। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है ना इनके, वो सब भी बनाएंगे हम लोग, है ना। राहुल ने लिखा सर आप पहले से ज्यादा समझा कर अब पढ़ा रहे हैं, क्यों कि अभी तो एग्जाम्स है नहीं कोई, है ना, अभी तुरंत में एग्जाम नहीं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, है ना। एग्जैक्टली ये कारण बिल्कुल आपने सही लिखा, क्योंकि अभी तुरंत में ऐसा नहीं है कि 1 महीने बाद आपका तुरंत पेपर आ रहा है, थोड़ा सा टाइम है आप लोग के पास। तो और ये तो पूरा चैप्टर ही पूरा थ्योरेटिकल है, तो मैं आपको ये पूरा चैप्टर 1 दिन में पढ़ा के कंप्लीट कर सकता हूँ, पूरी चीजें आपको समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, बट उतना इन डेप्थ नहीं समझ में आएगा जितना आना चाहिए। तो अगली बार जब क्वेश्चन ट्विस्ट करके बनाएगा, कभी भी ऐसा होता है कि एक भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया आपसे, कंसेप्चुअल डाउट आएगा, तुरंत डाउट आ जाएगा कि कैसे होगा। ठीक है, ऊपर से पढ़ना एक डिफरेंट थिंग, और जब आप इन डेप्थ पढ़ते हैं ना, तो वो कितना भी ट्विस्ट कर ले आपका कंसेप्ट तो क्लियर है, आप तो हर सिनेरियो उसका एनालिसिस करके बैठे हो, आपको दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए बीएच कर्व पढ़ते हैं। बीएच कर्व को बोला जाता है हिस्टेरेसिस कर्व, इसी को बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व, है ना। तो अभी ये कर्व हम लोग ड्रॉ नहीं किए, अभी तो इसका सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख रहे हैं कि ये किस चीज के लिए बनता है। बीएच कर्व में हम एक रिलेशन ट्रेस करते हैं बिटवीन द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। किसी भी मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए हम ये कर्व ड्रॉ करते हैं। बेसिकली ज्यादातर ये मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ही ड्रॉ किया जाता है, या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फेरी मैग्नेटिक मटेरियल जो है उनके लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये कर्व क्या शो करता है, कोई बता सकता है क्या कि बीएच कर्व से हमको पता क्या चलता है? इट शोज the change in magnetic flux density with respect to the change in magnetizing force or करंट, है ना। चेंज इन मैग्नेटाइजिंग फोर्स और करंट, ये क्या शो करता है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन मैग्नेटाइजिंग फोर्स या करंट। हाँ बिल्कुल सही विवेक, एडी करंट लॉसेस एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस अब आने को है। हाँ यही थिंग तो है ना अभिषेक की शॉर्ट में पढ़ तो लेंगे हम लोग, लेकिन उससे क्या होगा कि क्वेश्चन में फंस जाएंगे, फिर जाके कुछ ना कुछ कंसेप्ट थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ लिया, कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था। भाई फ्रिंजिंग के लिए हम सब पढ़ते हैं कि एयर या वैक्यूम का आप कहीं पे भी डायग्राम उठा के देख लीजिए, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, आप कोई बुक से पढ़ रहे होंगे, हर किताब आपको ये वाला डायग्राम दिखाएगा, हर बुक या गूगल वगैरह जो है उसमें आपको ये डायग्राम दिखेगा ही दिखेगा, ये कॉमन डायग्राम है, सब जगह मिल जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से एनालिसिस करेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएंगी चीजें कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, फ्रिंजिंग का मैकेनिज्म क्या है, क्या हर समय हर जगह होगा क्या? थ्योरी में तो लिख देते हैं कि भाई लोअर हायर रिलेटिव परमिबिलिटी से लोअर रिलेटिव परमिबिलिटी, प्रैक्टिकल में ऐसा होता क्या है? तो एग्जाम में कभी ऐसा ट्विस्ट करके पूछे, ज्यादातर तो एसी के पेपर में पूछता है ट्विस्ट करके, है ना, और या एई वगैरह के पेपर में ऐसा पूछता है। जेई में तो डायरेक्ट सवाल बहुत सारे रहते हैं, बट फिर भी एक आध दो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो थोड़ा सा माइंड को घुमा देते हैं कि यार ये पूछना क्या चाह रहा था इसमें, है ना, तो हमको पता रहे। तो बीएच कर्व जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बीएच कर्व जो हम दिखा रहे हैं, वो एक ग्राफिकल रिलेशन है बिटवीन बी एंड एच, यानी एच में होने वाले किसी भी चेन से जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स या करंट जो है उसमें जो बदलाव होगा उसके
असर के तौर पे या उसके इफेक्ट के तौर पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में क्या चेंज हो रहा है, ये पता लगाने के लिए हम बीएच कर्व ट्रेस करते हैं। इसका बेसिक सा थिंग है, ठीक है। बिल्कुल 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 राहुल, हो जाएगा, है ना। चलिए, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, बिल्कुल सही। तो देखते हैं अब ये बीएच कर्व शो कैसे होता है। तो यहां पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको लिख लिया गया आप लोग, इसको हटाते हैं, फिर इसको लिख लिया गया तो फिर इसको हटाते हैं, ठीक है। देखिए, बीएच कर्व ड्रॉ करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये ग्राफ है। सबसे पहले तो इसको ग्राफिकली हम ट्रेस करते हैं। दिस इज अ ग्राफ बिटवीन बी एंड एच, नाम से ही समझ में आ गया था ये तो, है ना। एक्स एक्सिस पे क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसकी यूनिट एम्पियर टर्न्स पर मीटर। और वाई एक्सिस पे क्या रहता है सर, यहां पे रहता है बी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसकी यूनिट वेबर पर स्क्वायर मीटर या टेस्ला, ठीक। बीएच कर्व के ऊपर कैसे कैसे सवाल आते हैं ना, वो भी देखेंगे हम लोग, बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। तो लेट अस सपोज कि मैंने वहां पर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, सॉफ्ट आयरन का कोर, और क्या चीज है ना, ये वही है। अच्छा, लिखना बचा है क्या, ठीक है ठीक है, मैं बैक कर देता हूं, ठीक है। आप लोग जल्दी से लिखिए, फिर पढ़ते हैं उसको, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए, फिर पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो बी एच कर्व नाम से ही समझ में आ गया था कि बी और एच के बीच के, जैसे वी आई कर्व बोलते हैं तो वी और आई के बीच का कर्व रहता है, वैसे बी एच कर्व भी है। बी एच कर्व अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग थिकनेस का बनता है, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है बी एच कर्व, ठीक है। कैसे वेरी करता है अभी उसको समझेंगे। तो यहाँ पे इस बी एच कर्व को ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक सिनारियो लिए हैं। इस सिनारियो में हम लोग एक सोलेनॉइड प्रोवाइड किए, इस सोलेनॉइड में ग्रेजुअली इंक्रीजिंग करंट देने वाले हैं, यानी एक हो सकता है ऑटो ट्रांसफार्मर होगा मेरे पास, और धीरे 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 मैं उससे सप्लाई इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब करंट की मैग्नीट्यूड धीरे धीरे हम वहां से बढ़ाते जा रहे हैं। और जैसे जैसे करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी वैसे वैसे एच यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है वो ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब मैग्नेटाइजिंग फोर्स के बढ़ने से उसका असर पड़ेगा कि फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर। हम लोगों ने पहले लिखा हुआ है कि B इज प्रोपोर्शनल टू H, तो H बढ़ा तो B बढ़ेगा ही बढ़ेगा फॉर श्योर। तो हमको वही इफेक्ट देखना है इस सॉफ्ट आयरन सेक्शन के ऊपर कि इस पे क्या असर पड़ता है, इस पे H को हम किस लिमिट तक बढ़ा सकते हैं और H के बढ़ने की वजह से B किस लिमिट तक बढ़ाया जा सकता है, वो सब कुछ हमको चेक करना है। नोटेड। चलिए, तो BH कर्व वाले ग्राफ पर चलते हैं, ठीक है। BH कर्व वाली ग्राफ पर चलते हैं, जरा सा इतना ही रखते हैं इसकी लेंथ, ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो यहां तक की है हमारी ग्राफ। तो मैंने ये बोला कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसका पहला स्टेप ये करते हैं कि स्टेप नंबर 1 लिखते हैं सीधे। पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखाता हूं, पूरा डिटेल थ्योरी नहीं लिखेंगे इसकी, स्टेप में बस लिखेंगे, समझना ज्यादा अच्छे से। करंट इज gradually increased, current is gradually increased in forward direction, current is gradually increased in forward direction। क्या होगा इससे भाई, फॉर्मूला वगैरह आप सब पढ़ चुके हैं, अब हमको सब आता है। H is equals to NI upon L, मैग्नेटाइजिंग फोर्स H is equals to NI upon L। ऐसा होने की वजह से हम ये लिख सकते हैं कि या तो फिर H is directly proportional to I, अगर N और L कांस्टेंट है ना, तो H is directly proportional to the supply current, तो मतलब करंट के बढ़ने से H को बढ़ना ही पड़ेगा, श्योर बात है, ठीक। ये ग्राफ कैसे बढ़ेगी, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बढ़ेगी, ऐसे। माइंड में क्वेश्चन आएगा आपके, सर ये तो समझ में आया कि H बढ़ रहा है धीरे धीरे, ये B क्यों बढ़ रहा है इसके साथ, ये B इस तरीके से क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एक और रिलेशन हम लोग जानते हैं इसके बारे में, B increases with increase
in the magnitude of H as, अगेन हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में कि B जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, ठीक, या B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर H। इससे मतलब नहीं है, मेन तो इस पॉइंट से मतलब है। तो ये दो पॉइंट्स अगर हमको पता है ना प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से, तो हमको समझ में आएगा कि करंट के बढ़ने से H बढ़ रहा है ना। अभी तक क्या क्या हुआ समझिएगा। और ये सब कहां पे हो रहा है, क्वेश्चन तो ये कि सर ये सब हो किस पे रहा है, ये इस सेटअप पे हो रहा है भाई। ये सब हम इसके लिए स्टडी कर रहे हैं। ये जो सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा है ना, तो करंट हम इस सोलेनॉइड के अंदर बढ़ा रहे हैं और इससे H इसमें कितना बढ़ रहा है, इसमें B में क्या चेंज आ रहा है, इसके लिए पढ़ रहे हैं हम पूरी चीज। जो एक्चुअल में जो एनालिसिस हुआ वो उसके लिए हुआ। तो हम लोगों ने एक ग्राफ बना लिया। इस ग्राफ में क्या हुआ, हम लोगों ने बोला कि भाई H यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। कैसे बढ़ा रहे हैं, करंट को धीरे धीरे इंक्रीज करके। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि H इज प्रोपोर्शनल टू I, इसलिए ऐसा होगा। अच्छा, तो मतलब करंट जब आप सर्किट में बढ़ाओगे, प्योरली मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहा हूं, है ना अभिषेक, तो प्योरली इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात हो रही है यहाँ पे। तो H इज प्रोपोर्शनल टू I मैंने बोला, तो मतलब करंट अगर बढ़ा तो H को बढ़ना पड़ेगा, ठीक। H अगर बढ़ा तो B को भी बढ़ना पड़ेगा, सेम प्रोपोर्शन पे चल रहा है। लेकिन आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इस पॉइंट पर जाने के बाद कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर मैं देखूं, तो इस पॉइंट के आगे आप देख रहे होंगे कि ये ग्राफ जो है इट हैज बिकम कांस्टेंट। तो यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है, इसको क्या बोलेंगे आप, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जहां पे ग्राफ कांस्टेंट हो जा रही है, मतलब क्या हो रहा है इसका। ये ग्राफ का कांस्टेंट होना क्या दिखाता है, इस ग्राफ का ऐसे कांस्टेंट बिहेवियर क्या शो कर रहा होगा आपको, कोई बता सकता है क्या। ये ग्राफ कांस्टेंट क्यों हो गई, यहां से क्या हुआ होगा वहां पे ऐसा। भाई अच्छा खासा चल रहा था, H बढ़ रहा था, B भी सेम प्रोपोर्शन में जा रहा था, तो इस ग्राफ को तो लीनियर जाना चाहिए था। आपके माइंड में आना चाहिए क्वेश्चन कि सर VI कर्व जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो तो लीनियर चला जाता है, यहां पे क्या हो रहा है, ये लीनियर क्यों नहीं गया, ये ऐसा घूम क्यों गया, और यहां आने के बाद कांस्टेंट हो गया। अच्छा, क्या कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट क्या हुआ, तो आप देख सकते हैं कि B हैज बिकम कांस्टेंट। ये B जो है कांस्टेंट हो गई, मतलब H तो बढ़ रहा है इसके आगे। इस पॉइंट के बाद आप देखिए, इफ दिस इज पॉइंट X या इफ दिस इज पॉइंट T0, है ना, हालांकि T0 नहीं है क्योंकि टाइम का कर्व नहीं है ये, इसको H0 बोल देता हूं या H1 बोल देता हूं। तो H1 का जो सेक्शन है, H1 की जो मैग्नीट्यूड है, उस पर आप देखिए B जो है जहां पे पहुंचा था, यही B की मैक्सिमम वैल्यू है जो इसने अटेन किया, इतना ही वैल्यू अटेन कर पाया। अब इसके आगे जब मैं H को बढ़ा रहा हूं, मान लो यहां से अब मैं H2, H3, H4 पे देखूं, तो B अभी उतनी ही वैल्यू पर है। लेट अस सपोज दिस इज B0। तो H1 पे B0 वैल्यू अटेन हुई है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। इसके बाद नहीं चेंज हुआ, इसके ऊपर नहीं जाएगा ये वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको, B सैचुरेशन में आ गया। राहुल ने लिखा है, विवेक ने लिखा है सैचुरेशन, दिनेश ने लिखा है सैचुरेटेड, अभिषेक ने लिखा है सैचुरेटेड, साक्षी ने लिखा है तो लीनियरली क्यों नहीं बढ़ा। एग्जैक्टली अब प्रैक्टिकल केस में यही तो होता है कि हमको पता चला कि जो कोर है, कौन सैचुरेट हुआ है, ग्राफ नहीं सैचुरेट हुआ है, कोर सैचुरेट हुआ है वहां। ये जो मैग्नेटिक मटेरियल था ये सैचुरेट हो चुका है, अब ये फुल्ली सैचुरेटेड स्टेट में चला गया है। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन तो ये है कि सैचुरेशन का मतलब क्या होता है। सो दिस रीजन इज सैचुरेशन ऑफ कोर। ग्राफ नहीं, ग्राफ तो कांस्टेंट हो गई उस जगह से, है ना, बट कोर सैचुरेट हो गया। जो कोर मटेरियल था हमारा वो सैचुरेट हो गया। तो क्या सर हर कोर इसी वैल्यू पे आके सैचुरेट होगा, नहीं, डिपेंड करेगा कि कौन से मटेरियल से आपने बनाया, आपके मटेरियल की प्योरिटी कितनी ज्यादा अच्छी है। जितना प्योर मटेरियल उतना देर से सैचुरेट होगा, जितना प्योर मटेरियल उतना इसकी लाइन ऊपर जाके सैचुरेशन पे जाएगी। अलग अलग लेवल पे सैचुरेशन हो सकता है, इससे पहले भी सैचुरेट हो सकता है, इसके बाद भी सैचुरेट हो सकता है, बट सैचुरेशन पे ये होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेशन, पहले तो यही क्लियर रहना जरूरी है कि सर सैचुरेशन होता क्या है, पहले तो यही बता दीजिए। हम लोग क्यों बोलते हैं कि कोर सैचुरेट हो गया है, भाई ये वही हाल है कि जब हम 8-10 घंटे का लेक्चर अटेंड कर लेते हैं और उसके बाद जब आखिरी का 10 या 15 मिनट चल रहा होता है ना, 10वें घंटे का लास्ट 15 मिनट चल रहा है लेक्चर खत्म होने को, तो हमारा माइंड सैचुरेट हो जाता है। अब सर आप जो पढ़ाना है पढ़ा लो, दिमाग में अब कुछ नहीं जाने को है, ठीक है, तो वही होता है सैचुरेशन का स्टेट। बट मैग्नेट में ऐसा क्या,
है ना, बिल्कुल सही रंजन, यस ऐसा इंस्टेंट बिल्कुल आया कि इसको बढ़ाते बढ़ाते हम बी की मैक्स वैल्यू पे चले जाएं, लेकिन उस मैक्स के बाद हम सैचुरेशन को अटेन कर लेते हैं। तो सैचुरेशन होता क्या है? सैचुरेशन का मतलब ये होता है, मैग्नेटिक के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं मैं, कि इट इज अ स्टेट when the magnetization becomes constant even with increase in मैग्नेटाइजिंग फोर्स और करंट। मैग्नेटिक के टर्म में अगर आप समझें, अभी की क्लास में जो है थोड़ा सा टाइम वो है, थोड़ा सा टाइम कम है। नयन का मैसेज भी आ गया कि सर आप 5 मिनट पहले जो कुछ बोला वो प्लीज रिपीट करें, मेरा पूरा नेटवर्क लॉस हो गया था। अच्छा ठीक है, नहीं तो चलिए ठीक है, कोई नहीं, अभी आज तो जितना पढ़ेंगे उसके अदरवाइज ना कल के सेशन पे आपको मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता दूंगा, मस्त से क्लियर हो जाएगा आपको। और ठीक है, अभी के लिए आपको लेकिन इतना ही जानना चाहिए कि सैचुरेशन जो है वो क्या होता है। तो सैचुरेशन एक वो कंडीशन है कि जब मैग्नेटाइजेशन कांस्टेंट हो जाता है, किसी भी कोर का मैग्नेटाइज होना अब कांस्टेंट हो गया, अब इससे आगे ये मैग्नेटाइज हो ही नहीं सकता। ठीक है, इवन विद द इंक्रीज इन द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, यानी आप उस पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स जरूर लगा रहे हो, आप करंट को बढ़ा रहे हो, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ रहा है, बिल्कुल सही। अभिषेक ने लिखा है कि सैचुरेशन का मतलब अब आप कितना भी कुछ भी कर लो अब मेरे से नहीं होगा। दैट इज सैचुरेशन, एग्जैक्टली। हाँ, हमारा माइंड ऐसे ही कर देता है। ठीक है, स्टॉप पॉइंट कि अब बस भाई, अब नहीं हो पाएगा सर, आप 10 घंटे पढ़ा चुके हो, अब 11वें घंटे पे हम पढ़ेंगे ही नहीं। आप और आप पढ़ाते रहो, हम आपकी तरफ देखते रहेंगे, लेकिन हमको कुछ नहीं समझ में आना, हमारा ध्यान जो है वो डिज्नीलैंड में चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। दैट इज अ सैचुरेशन पॉइंट। तो मैग्नेटिक मटेरियल पे भी एक सैचुरेशन का पॉइंट आता है, हमको समझ में आता है कि अब ये इससे ज्यादा मैग्नेटाइज हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। तो क्या वो हमारे कोई काम का, इस पॉइंट के आगे कोई काम का है क्या? नहीं है। इस पॉइंट के आगे वो मैग्नेटिक मटेरियल मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हम जो भी स्टडी करते हैं वो सैचुरेशन से पहले वाली वैल्यू तक स्टडी करते हैं। जैसे ये H1 जो वैल्यू है जिस पे ये सैचुरेट हुआ, जिस पे B मैक्स पे पहुंच गया, यही फाइनल वैल्यू रहेगी। इससे पहले की वैल्यूज के लिए मैं पूरा एनालिसिस करूंगा। ये सैचुरेशन मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा, जिसका कंपोजिशन ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा, देर से सैचुरेट करेगा, खराब क्वालिटी का होगा, जल्दी सैचुरेट करेगा। आप फैन वगैरह या जब भी ऐसा कोई मोटर मशीन जब भी कोई खरीदते हैं तो हम हमेशा ये चेक करते हैं कि अच्छे क्वालिटी का मेटल इसमें यूज होना चाहिए, कोर अच्छा बना हुआ होना चाहिए, है ना। अच्छी कंपनी का इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो उनका कोर बहुत बेटर रहता है, सैचुरेशन कम होता है उनके अंदर, मतलब सैचुरेशन का रेंज बहुत हाई रहता है, सैचुरेशन का रेंज जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, अच्छा सैचुरेशन सबसे ज्यादा किस टाइप के मटेरियल में होता है, कोई बता पाएगा क्या? मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं। और मैं पहले से बता दूं कि ये ESE एग्जाम का क्वेश्चन है। सैचुरेशन इज मैक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ए पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन बी फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन सी डायामैग्नेटिक। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी मैं नहीं देता हूं, अब नन ऑफ द अबव लिखना अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो 3 ही ऑप्शन है आपका, चलो मेहनत थोड़ा और कम हो जाएगा कि 3 में से ही आपको सेलेक्ट करना है। मटेरियल पे डिपेंड करेगा, अभिषेक ने लिखा है। अच्छा, अगर ये मटेरियल में 3 ऑप्शन हो तो सही आंसर क्या होगा? जितेंद्र, वेरी गुड, बढ़िया। हिराग ज्योति ने लिखा बी, तारिक ने लिखा
फेरो पक्का। दिनेश ने लिखा सेकंड नंबर फेरो। स्वाति ने लिखा बी ऑप्शन। अभिषेक ने लिखा सी ऑप्शन। क्वेश्चन एक बार समझिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है सैचुरेशन इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मैक्सिमम बोलने का मतलब है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं क्या, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। देखिए सैचुरेशन इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके मैं लिखता हूं, तब शायद आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन फ्रेम मैं थोड़ा सही तरीके से और कर देता हूं, इससे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, और बेटर वे में फ्रेम करता हूं, ठीक है। तो एग्जैक्टली मेरे को क्वेश्चन का समरी याद है, तो मैं क्वेश्चन को फ्रेम अपने हिसाब से कर देता हूं कि which of the following material will saturate early या सबसे फर्स्ट। अच्छा जूम आउट कर दूं, तो अभी आप लोग जो ऑप्शन दिए थे पिछले क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि जो मीनिंग तक मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं वो मीनिंग तक आप पहुंच पाए, ठीक है। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को चेंज किया है। अभी आंसर करिएगा यहां से, अभी एक बार फिर से नए सिरे से आप लोग आंसर करिएगा इस सवाल के लिए, ठीक है। इनमें से कौन सा मटेरियल, अगर मेरे पास 3 मटेरियल है, ठीक है, 3 अलग अलग टाइप के मटेरियल्स मैंने रखा हुआ है, पैरामैग्नेटिक है, डाया है और फेरो है, और तीनों को ही मैं सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूं, तीनों पर ही मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा हूं, तीनों की ग्राफ चल रही होगी अलग अलग सेक्शंस पर, कौन सा वाला सबसे पहले सैचुरेट होगा? अर्लियर है ना, सबसे जल्दी कौन सैचुरेट होगा, सबसे पहले कौन सैचुरेट होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या आंसर आता है। ये एक कंसेप्ट वाली चीज है, यहां पे कुछ नया सीखने को मिलेगा इस पॉइंट पे, है ना। इस पॉइंट पे कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा हमको। नयन ने लिखा सी मेरा श्योर ऑप्शन है सर, डायामैग्नेटिक, ठीक है। चुनेश्वर ने बोला बी ऑप्शन। मनीष ने लिखा डायामैग्नेटिक में होगा। तारिक ने लिखा कि बी, अभी भी बी मतलब फेरो, ठीक है। हिराग ज्योति ने लिखा फेरोमैग्नेटिक। दिनेश ने लिखा पैरामैग्नेटिक। अभिषेक का आंसर है सी ऑप्शन। सभी लोग पार्टिसिपेट करना, ठीक है, सभी लोग का आंसर आना चाहिए, तब मजा आएगा। दिनेश ने लिखा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल सैचुरेट एट द अर्लीस्ट, सबसे जल्दी कौन सैचुरेट होगा इन तीनों में से। तीनों को सेम अमाउंट का, तीनों की मान लीजिए डायमेंशन सेम है, ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल सेम, तीनों मटेरियल जो मैंने रखा डायमेंशन सेम है। जो करंट को मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, एक बराबर इंक्रीज कर रहा हूं सबके अंदर करंट। मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो मैं लगा रहा हूं वो एक बराबर लगा रहा हूं सब में, ठीक। तो ग्राफ में आपको बताना पड़ेगा मुझे कि फेरो जो है देर से सैचुरेट होगा कि जल्दी सैचुरेट होगा, पैरामैग्नेटिक देर से सैचुरेट होगा कि जल्दी होगा, और डायामैग्नेटिक देर से सैचुरेट होगा कि जल्दी होगा। तो मेन इसमें पूछा है कि जल्दी कौन सैचुरेट होगा। जल्दी सैचुरेट होने का मतलब है कि जो भी जल्दी सैचुरेट हो रहा होगा उसकी सैचुरेशन हो सकता है यहीं पर आ जाए ऐसे। तो सबसे लोअर जो है, जिसका सैचुरेशन सबसे पहले अराइज हो रहा है, वो इन तीनों में से कौन होगा फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रंजन का आंसर आया है बी ऑप्शन। साक्षी ने लिखा है डायामैग्नेटिक। इस क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊं आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा, बट सुनिएगा ध्यान से। इसका आंसर कहीं पे लिख लीजिएगा, ये काम का चीज है। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही नयन, बिल्कुल सही, ठीक है। एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, सैचुरेशन किसकी प्रॉपर्टी है भाई? जो ज्यादा जो मैग्नेटाइज हो रहा है वही तो सैचुरेट हो सकता है।
छोड़ दीजिए इसको, इससे मत समझिए, किसी दूसरे तरीके से समझते हैं। आप और आपके जैसे दो और लड़के मान लीजिए क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक, 3 लड़के क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझिए इसको इससे मत समझिए। अब ये 3 लड़के जो हैं एक साथ बैठे हुए हैं क्लास में टीचर के सामने और पढ़ रहे हैं, ठीक। ये 3 लड़के जो पढ़ रहे हैं, डाया, पैरा एंड फेरो, इनके हिसाब से समझिएगा। अब ये तीनों लड़के क्या कर रहे हैं, टीचर तो वही है जो सबको पढ़ा रहा है ना, टीचर वही पढ़ा रहा है, BEE, ये सबको बराबर नॉलेज दे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई इसको कम पढ़ा रहे, इसको ज्यादा पढ़ा रहे, एक बराबर पढ़ा रहे हैं टीचर, ठीक है, सबको एक बराबर पढ़ा रहा है। अब ये जो पर्सन है ना, ये वाला जो फर्स्ट पर्सन नंबर 1 जो है, ये थोड़ा सा इसका उतना ध्यान है नहीं एक्चुअल में। ये इसने टेबल के नीचे मोबाइल रखा हुआ है, ये बीच बीच में मोबाइल में मैसेज भी देख रहा है और फिर बीच बीच में पढ़ भी रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा 2-3 चीजें, मतलब अगर इसको 10 चीजें आज के डेट में अगर मान लीजिए इस बच्चे को मैंने 10 चीजें पढ़ाया तो इसमें से 3 तो इसको समझ में आ ही गया होगा, बाकी 7 चीजें मिस हो गई क्योंकि उस समय उसको FB का नोटिफिकेशन आ गया था और व्हाट्सएप में बढ़िया सा इमोजी वाला मैसेज आ गया था उसके पास। ये जो लड़का है बड़ा सीरियस है पढ़ाई को लेके, ये एकदम अटेंटिव है, पहली बेंच में बैठता है रोज, फर्स्ट बेंच में आके बैठेगा, नोट्स 3-4 कलर के पेन से बना रहा है और एकदम अलर्ट मोड में है। तो 10 में से मान लीजिए कि ये 9 टॉपिक्स बोला कि ये सर 9 टॉपिक तो मैं लेके ही जा रहा हूँ आज यहाँ से, फुल ध्यान मैंने दिया, मोबाइल सब मैंने बंद कर दिया, बगल वाले की तरफ तक नहीं देखा, 9 टॉपिक मैंने ग्रास्प कर लिया सर आज पूरा, एक टॉपिक थोड़ा सा मिस हो गया, थोड़ा सा उसको रिवाइज करूंगा तो समझ में आएगा, ठीक। और ये जो लड़का है ना, ये जो लड़का है, ये भाई इसका कोई मन नहीं है एक्चुअल में। इसको क्या है कि घर से बोल दिया गया है कि तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, आज कैसे भी करके कोचिंग तुमको जाना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। उसका मन था मूवी देखने का, तो यार इसका पूरा ध्यान अब इसके दोस्त चले गए मूवी देखने, तो इसके माइंड में चल रहा है मूवी, ठीक। तो ये 10 में से ये कितना टॉपिक ग्रास्प किया, 0। इसको तो पता ही नहीं है। इसको आखिरी में खड़े करके जब मैंने क्लास में पूछा कि बताओ आज क्या पढ़ रहे थे, सर इंजीनियरिंग मशीन्स पढ़ रहे थे हम लोग तो, ठीक है। अरे नहीं राहुल, तुम्हारी बात नहीं, किसी की भी बात नहीं है, मतलब अपने लाइव क्लास में से किसी की बात नहीं है, आप लोग तो इतने अलर्ट मोड में पढ़ते रहते हो, ठीक है। अब सोचिए 3 टाइप के 3 लड़के हैं, ठीक, ध्यान से सुनिएगा पूरा एग्जाम्पल। तो इसने क्या ग्रास्प किया, 0, इसने थोड़ा उससे ज्यादा ग्रास्प किया, और ये लड़का एकदम अटेंटिवली पढ़ रहा है, लेकिन इसका माइंड बड़ा खर्च हो रहा है, ये एकदम मतलब एग्जॉस्ट हो गया। खूब सारा न्यूमेरिकल हम लोग बनाए, एग्जॉस्ट तो हुआ। सबसे ज्यादा एग्जॉस्ट कौन होगा तीनों में से, बताइए। आपको बस यही सोच के बताना है कि सबसे ज्यादा एग्जॉस्ट पढ़ते पढ़ते कौन होगा। अब मैं इसके बाद बोलूं कि यार ये 10 टॉपिक के बाद ना मैं और 5 टॉपिक कराने वाला हूं, मैं सोच रहा हूं कि और 1 घंटे क्लास एक्सटेंड कर दूं, 5 और नया टॉपिक में करवाने वाला हूं, तो सबसे पहले कौन सा लड़का खड़े होकर बोलेगा कि सर कल पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी से पढ़ पाएंगे शायद। कौन बोलेगा, ये बोलेगा सबसे पहले, क्योंकि बहुत ध्यान से पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया से ये ग्रास्प कर रहा है। इसको पता है कि अब धीरे धीरे मेरी एफिशिएंसी घट रही है, तो अब अगर और कुछ नया 5 टॉपिक पढ़ा देंगे ना तो सर वो बाउंसर जाएगा सिर के ऊपर से, तो रुक जाइए, कल पढ़ूंगा, ये 5 का 5 ग्रास्प करूंगा, नहीं तो 5 में से 4 तो ग्रास्प हो ही जाएगा। ये बोलेगा सर आपकी मर्जी, देख लो क्या करना है, पढ़ा दोगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा दोगे तो भी चल जाएगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है पढ़ाना है पढ़ा दो, आपकी मर्जी सर। ये बोलेगा सर पढ़ाओ और 5 घंटे पढ़ाओ, वैसे भी मेरी मूवी तो छूट गई, मुझे क्या लेना देना, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, मूवी की स्टोरी लिख लिख के भेज रहे हैं वहां से, मेरी मूवी तो छूट ही गई, अब मुझे तो कैसे भी करके यहाँ बैठना ही है, पेरेंट्स भेज दिए करके। तो ये सैचुरेट होगा क्या, कभी भी ये नहीं सैचुरेट होगा। मतलब अब भाई ये तो घर से आ ही चुका है ना यहाँ पे, मतलब जब घर से निकल ही गए और जब यहाँ पहुंच ही गए तो फिर लाइफ खत्म, मतलब फिर तो कुछ है ही नहीं ना, अब मूवी तो छूट गई उस बेचारे की, तो इसको कोई मतलब नहीं है सर आप और 5 क्या, आप और 10 टॉपिक पढ़ा दो, मुझे क्या लेना देना, मैं तो पहला वाला 10 भी नहीं सुना, 5 का क्या करना है, इसको कोई मतलब नहीं, ये नहीं सैचुरेट होने वाला, इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये बोलेगा सर आपकी मर्जी, आप देख लो, पढ़ाना तो भी पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना नहीं पढ़ाओ, मैं तो अपनी स्पीड से ही समझूंगा और पढ़ाओ मुझे क्या, ठीक है। ये बोलेगा नहीं सर रुक जाओ यार, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ बहुत ध्यान से, बहुत सीरियसली पढ़ रहा हूँ, बट मैं अब सैचुरेट हो रहा हूँ, मतलब मैं अब अगला 5 आप पढ़ाओगे तो हो सकता है उसमें से 3 ही समझ में आए, थक चुका है मेरा माइंड। तो जो ग्रास्प कर रहा है चीजों को वही तो सैचुरेट होगा ना, जो ग्रास्प ही नहीं कर रहा है वो कैसे सैचुरेट हो सकता है। जो बोलते हैं ना नो स्टडी नो कंफ्यूजन, ये वही बंदा है, और वही है हमारा डायामैग्नेटिक ये वाला, इसीलिए ये नहीं सैचुरेट हो रहा है। सैचुरेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। भाई जो मैग्नेटाइज होगा वही तो सैचुरेट होगा, जो मैग्नेटाइज ही नहीं हो रहा है वो क्या सैचुरेट होगा।
तो अभी आपको समझ में आया तीनों के एग्जाम्पल से कि हो क्या रहा है, कि जो मैग्नेटाइज हो रहा है वो सैचुरेट हो रहा है, जो मैग्नेटाइज ही नहीं हो रहा है वो कैसे सैचुरेट होगा, जो वीकली मैग्नेटाइज होगा वो वीकली सैचुरेट होगा, मतलब बहुत देर के बाद आराम से, उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये कंडीशन है, ठीक है। नयन ने लिखा कि सर इसमें इंटरनेट टॉपिक का भी कभी इशू भी ऐड करो, जो आज मेरे साथ हुआ है, 10 टाइम्स बैक किया मैं ऐप में, पॉइंट नियर 7 और 8, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से आपको ये इसको कनेक्ट करने में आसानी होगी, आप इससे समझ जाएंगे कि अब अगली बार सैचुरेशन को लेकर आपसे पूछेगा तो करेक्ट आंसर आपको पता रहेगा। तो लिखा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल सैचुरेट अर्ली, आसान थिंग है, अच्छा जो मैग्नेटाइज हो रहा है वही तो पहले सैचुरेट होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, बात खत्म। हिराग ज्योति ने लिखा कि सर हमारे ब्रेन कैपेसिटी का सैचुरेशन स्टेट है क्या? ब्रेन तो आप लोग का यार बहुत बड़ी चीज है, मैंने बोला ना दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे बड़ा मशीन जो है, सबसे बड़ा अगर ऐसी चीज जिसको आज भी डिकोड नहीं किया जा सका, दैट इज योर ब्रेन। बात यह है कि थक जाते हैं हम लोग, है ना, ब्रेन जो है वो थकता है एक पॉइंट के बाद, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कोई परपेचुअल मोशन मशीन तो है नहीं हम लोग कि बिना एनर्जी के हम आउटपुट देते हैं। सो दैट इज द मेन थिंग। तो आपको चाहिए होता है थोड़ा सा रेस्ट। अब उस रेस्ट को साइकोलॉजिकली आप समझते हैं कि कई बार हम सोचते हैं 8 घंटे का रेस्ट जरूरी है, किसी को लगता है कि नहीं 6 घंटे में ही मेरी नींद पूरी हो जाती है, और एग्जाम के समय आप 15 मिनट भी सो लेते हैं तो आपको लगता है भाई बस अब जरूरी है पढ़ना, और वो 15 मिनट के शॉर्ट नैप के बाद भी आपकी स्टडी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। तो कैपेसिटी जोरदार रहती है ब्रेन की, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये था इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म। इसके ऊपर ऐसा सवाल बनता है, ठीक है। अभी ग्राफ का पहला हिस्सा जस्ट मैंने आपको बताया है, ये ग्राफ के और 4 हिस्से अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये ग्राफ का फर्स्ट पार्ट जस्ट मैंने बताया आपको। सपोज कर लीजिए दिस इज पॉइंट O से लेके हम पहुंच गए पॉइंट A तक, ठीक है। O से A तक चले गए, A से आगे का स्टडी नहीं करेंगे हम लोग, क्यों? क्योंकि ये सैचुरेशन का स्टेट। अब सैचुरेशन में क्या हुआ वो कोई काम का नहीं है। एक और अच्छा सा सवाल बनता है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, SSC JEE का ही सवाल है, ठीक है। इसके आगे अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, बस एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी एट द सैचुरेशन ऑफ कोर। ये सब एमसीक्यू सवाल हैं, अलग अलग एग्जाम में सब पूछे जाते हैं। फिलहाल ये जो मैंने लिखा है एसएससी का क्वेश्चन है। लोएस्ट, 0, हाईएस्ट, इनफाइनाइट, सॉरी नॉट इनफाइनाइट, 1। ये लास्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल अच्छा लगा? होता है ना क्लास में, और उसी एग्जाम्पल से ये जुड़ा हुआ था पूरा का पूरा। फेरो, वो तेज लड़का जो 10 में से 9 टॉपिक ग्रास्प करके बैठा था, वो यही बंदा था, ठीक है। सारे कैरेक्टर से मैं मिलवा देता हूं आपको। पैरामैग्नेटिक वो जिसको जो ये बोल रहा था कि सर आप देख लो, आपको पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना ना पढ़ाओ, आपके ऊपर है सर, आप देख लो। और डायामैग्नेटिक वो बच्चा कि सर अब तो हम आ ही गए, मूवी तो छूट ही गई, पढ़ाना है पढ़ाओ। वो 10 भी नहीं समझ में आए थे, ये जो 5 नया पढ़ाओगे वो भी आप ही समझना। तो वो बच्चा था डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो इस तरीके से, तो भाई कौन सैचुरेट हो रहा है मुझसे अंदाजा लगाए। अब दूसरा क्वेश्चन आपको पूछता है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी एट द सैचुरेशन ऑफ कोर। जब कोर जिस समय सैचुरेट हुआ होगा उस समय फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू क्या हुई होगी। तो राहुल ने लिखा 1, विनय ने लिखा सी ऑप्शन, स्वाति ने लिखा सी ऑप्शन, जितेंद्र हाईली, मनीष ने लिखा हाईएस्ट, है ना। राहुल 1 कैसे आया? देखिए 1 तो फिक्स नहीं है ना, मतलब वो तो कोई भी वैल्यू पे हो सकता है। ज्यादा सही आंसर इसमें से सी ऑप्शन होना चाहिए, मोर करेक्ट। 1 इज ऑल्सो पॉसिबल, मतलब पॉसिबल है कि 1 भी हो, लेकिन हाईएस्ट इज मच करेक्ट आंसर। इससे ज्यादा करेक्ट आंसर है हाईएस्ट, है ना, कि हाईएस्ट पे रहेगा।
1 पे रहे ना रहे उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाई पे रहेगा ये एकदम श्योर है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जब कोर सैचुरेट होती है ना, जिस समय कोर सैचुरेट होती है उस समय बी अपनी मैक्स वैल्यू पर रहता है। एक क्वेश्चन आया हुआ था एसएससी में, नहीं किसी और दूसरे एग्जाम में आया हुआ था सवाल, इसमें पूछा था कि एट सैचुरेशन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एच, और बच्चे उस पर हाईएस्ट पे टिक करके आ गए थे। बताइए, अब आप लोग सोच के बताइएगा, अगर आपने बी के लिए लिखा हाईएस्ट तो बिल्कुल सही लिखा आपने, बी की मैक्सिमम वैल्यू यही होगी, अब बी इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन एच का मैक्सिमम थोड़ी ना है ये, एच तो अभी और बढ़ सकता है ना आगे, एच तो इसके आगे और जा सकता है भाई। जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाते जाएंगे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है आप बढ़ा रहे हैं उसके ऊपर, तो सैचुरेशन पे फोर्स हाईएस्ट कभी नहीं होता है। सैचुरेशन पे इस फोर्स इज नॉट हाईएस्ट, ये ध्यान रखिएगा। कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इसके लिए पूछ लेगा कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स सैचुरेशन के समय कितना होता है, नहीं पता, अनडिफाइंड, इट इज हाई, लेकिन इससे भी हाई जा सकता है। रंजन ने पूछा कि क्या सर मैग्नेटाइजेशन फोर्स कोई सैचुरेट फिक्स वैल्यू होता है क्या? नहीं, वो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, वो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है रंजन, है ना। वो अलग अलग मटेरियल के हिसाब से अलग अलग, इसमें सपोज कर लीजिए कि कोई कमजोर क्वालिटी का मटेरियल है तो उसका एच छोटा भी रहेगा तो उस पर सैचुरेट हो जाएगा, बी की भी पीक वैल्यू आएगी लेकिन वो पिछले पीक से कम रहेगी, है ना। तो वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी होता है। तो एच का हाईएस्ट क्या होगा सर? एच की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? नयन ने लिखा, क्योंकि नयन क्या इंटरनेट का इशू आ रहा था, नयन ने पहले ही लिखा हुआ था मुझे, है ना। तो नयन ने लिखा कि आज 10 भी नहीं समझे सर, 5 भी बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है, 5 भी आप ही पढ़ लो सर, ठीक है। तो ये वाली सिनारियो होती है, एग्जैक्टली ये वाला केस होता है, ठीक। तो हमको इस पॉइंट से याद रखना होगा। कल की क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इस पॉइंट से, यहीं से इस ग्राफ को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने जो जो भी ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, ये पॉइंट्स और इससे जुड़े हुए सवाल जो है, इसको अच्छे से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एग्जाम्पल बढ़िया था अभिषेक, चलिए नाइस। चलिए आज की क्लास अब यहीं पर एंड अप करते हैं, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, बीएच कर्व कंप्लीट करते हैं मस्त से, और हिस्टेरेसिस लॉस से शुरुआत करते हैं फिर लॉसेस की, ठीक है। मिलते हैं अब कल की क्लास में, ठीक है। इसको रिवाइज जरूर से कर लीजिएगा आप लोग, कल फिर यहीं से कंटिन्यू करके इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।